हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तुम इतने लेट लेट क्यों बैठते रहते हो? बाहर क्या करते रहते हैं? हैं? बात लिखो आगे आज। लिखो फाल्गुन माघ। कल से टाइम पे बैठ जाएंगे। माघ में लिखो कृष्ण पक्ष। कल 2 महीने बताए थे कि 2 महीनों में त्योहार नहीं होते। कौन कौन से? मार्ग शीर्ष और पौष। अगला महीना कौन सा जाएगा? माघ। माघ का पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण। मैंने बताया था चतुर्थी जब भी आएगी तो कौन से पक्ष में आएगी? कृष्ण। लिखो चतुर्थी। माघ के महीने में थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ती है। ठंड में किसके लड्डू खाने का जी करता है? इसलिए क्या बोलते हैं? तिल चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी होती है? तिल। चौथ माता सबके संकट हर लेती है, इसलिए बोलते हैं संकट हरण चतुर्थी। क्या बोलते हैं? तिल चतुर्थी या क्या कहते हैं? संकट हरण चतुर्थी। मेला होता है अपने सवाई माधोपुर में, एक जगह पड़ती है चौथ का बरवाड़ा। कौन सी जगह? मेला कहां कहां पे होता है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहां पड़ता है? तो चतुर्थी को क्या क्या कहते हैं? तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। मेला कहां पे होता है? चौथ का बरवाड़ा, जो कि कहां पर है? कैटरीना कैफ ब्याह करके गई थी यहाँ पे, है ना? कैटरीना कैफ की शादी कहां पर हुई थी? चौथ का बरवाड़ा। कहां पर हुई थी? चौथ माता का आशीर्वाद लेके आई थी। उसने कहा किसी भी प्रकार का संकट मेरे जीवन पर आना, क्योंकि चौथ माता कौन सी माता है? संकट हरण। कौन सी है? चलो आगे लिखो इसमें। हाँ, ये नहीं लिखा तो तुम लेट आए, क्या इलाज है? देखो एकादशी। तो तुम्हें बाहर बैठ के मुंह फाड़ना होता है इधर उधर का। 6 प्रकार के तिलहन का दान दिया जाए, इसलिए बोलते हैं सठ तिला एकादशी। क्या बोलते हैं? तो पहले चतुर्थी के दिन तिल के लड्डू खाओ, इसलिए तिल चतुर्थी। फिर एकादशी को 6 प्रकार के तिलहन का दान दो, तो क्या बोलते हैं? सठ। तो एक हो गया तिल चौथ, एक होगी तिल ग्यारस। बोलो क्या क्या? तिल चौथ और तिल ग्यारस। तिल चतुर्थी और सठ तिल एकादशी। सठ का मतलब क्या हो गया? 6 प्रकार के तिलों का दान देते हैं, इसलिए क्या हो गया? सठ तिल। तिल को अमावस्या। चुप रहना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती। अरे बोलना नहीं है तो चुपचाप लिखो। पुरुष बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है जी, सातीर आदमी है। पुरुषों को पता था कि महिलाएं भूखी तो रह सकती, कम से कम एक दिन क्या रहे। पर मुझे नहीं लगता कोई भी महिला ये व्रत करती होगी, मौनी अमावस्या का व्रत, क्योंकि उसको पता है कि थोड़ी देर में व्रत तो टूट ही जाना है। कुंभ का मेला होता है अपना, कुंभ का मेला, उसका शाही स्नान होता है। मतलब उस दिन अपने को नहीं जान देते, बड़े बड़े श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा जी टाइप के लोग होते हैं, वो जाते हैं भाई। देख लो कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। कुंभ मेले का क्या होता है? शाही स्नान कब होता है? तो इधर आपके कृष्ण पक्ष में 3 है, तिल चौथ, तिल ग्यारस, मौनी अमावस्या। बोलो दे कौन कौन से?
क्या क्या नाम है? तिल चौथ, याद रह जाएगा। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। एकम से वो नवरात्रे शुरू हो जाते हैं जो किसी को बताने नहीं होते। अरे तो नहीं बताने, मैं कहता हूं बताने नहीं, ये बोल रहे हैं जोर जोर से। गुप्त नवरात्रि स्टार्ट्स, इंग्लिश में भी लिखना गुप्त नवरात्रि स्टार्ट्स, तो हिडन 9 नाइट्स मत कर लेना। गुप्त, गुप्त नवरात्र। तो मौनी अमावस्या के अगले दिन ही क्या शुरू हो जाते हैं? गुप्त नवरात्र। ये बसंत ऋतु आ रही होती है, इसलिए पंचमी वाले दिन क्या हो जाएगी? बसंत पंचमी। अपने विद्यार्थियों का सबसे बड़ा त्योहार यही है भाई, माँ सरस्वती का बर्थडे होता है, तो सरस्वती जयंती। इसलिए यदि आपको याद हो तो आप छोटे थे तब पीले पीले कपड़े पहन के जाते, पीले पीले फूल लेके जाते, माँ सरस्वती के आगे प्रार्थना करते, ये हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें। कोई असर नहीं है उन प्रार्थनाओं का, बुंगल के बुंगल हो तुम सारे। देखो, बसंत पंचमी को और क्या बोलते हैं? सरस्वती जयंती। क्या बोलते हैं? और राजस्थान सरकार कहती है कि इस दिन हम एक मेडल देंगे, गार्गी। कौन सा पुरस्कार देंगे? हमारे उपनिषद काल की एक विदुषी थी, उनका नाम क्या था? जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ में डिबेट की थी। किसके साथ डिबेट की? राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में डिबेट होती है, गार्गी जीतने वाली होती है, याज्ञवल्क्य गुस्से में आगे कहते हैं गार्गी तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। क्या फोड़ दूंगा? इससे यह पता चलता है कि एक तो गार्गी जीत रही है। क्या पता चलता है? गार्गी, इसका मतलब है गार्गी इंटेलिजेंट है, इसका मतलब है गार्गी पढ़ी लिखी है, इसका मतलब है प्राचीन काल में महिलाओं को पढ़ाते थे। राजा जनक के भरे दरबार में डिबेट हो रही है, इसका मतलब पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा, भरे दरबार में महिलाएं भी आ सकती है, वो पुरुषों से क्या कर सकती है? डिबेट। तो उन विदुषी के नाम पर, उन हमारी विद्वान महिला के नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देख लो, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आप में से किस किस को मिला हुआ है गार्गी पुरस्कार? पर लड़के हाथ मत खड़े कर देना रे, क्योंकि गार्गी पुरस्कार केवल किसको मिलता है? तो लड़का देखे सर कौन से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? सर 2 बार मिला था, 2 बार मेरे को। 10th और 12th में राजस्थान बोर्ड में जिन बालिकाओं के 75% से ऊपर आते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? कोरोना में 90 कर दिया। कोरोना वाले साल में कहा था कितने परसेंट होने चाहिए? 90, क्योंकि कोरोना वाले साल में सबके कितने आ गए थे? सबके आगे है ना। अच्छा, उसमें भी लड़कों में तुम अपवा दो, सबके उस साल तो आ ही गए थे ज्यादातर के आगे पे सरकार ने कहा इस साल हम कितने परसेंट पे देंगे? 90। बाकी ये था कि 75% पे आरबीएसई बोर्ड, केवल किसको? राजस्थान बोर्ड वालों को, सीबीएसई वालों को, क्योंकि उनके सबके 99 आते हैं। सीबीएसई वालों को सबके कितने आते हैं? 600 में से 599, 600 में से 591, और 600 में से 599 नंबर आ रखे हैं। और एक लड़की टीवी पे जोर जोर से ढां ढां रो रही है। और तुम क्यों रो रही हो? कि मेरा 1 नंबर। बहन इतने में 3 पास हो जाते हैं जितनी तो अकेले लेके आई है ना। सीबीएसई ने जो शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है, सीबीएसई को हाई लगे कि हर बच्चों के नंबर देने शुरू कर दिए 99%। वरना पहले गांव में मुझे याद है, मतलब फर्स्ट डिवीजन किसी की आ जाती थी ना तो हल्ला फूटता था आसपास में, और वो फलाने के इतने परसेंट आ गए, फलाने के इतने परसेंट आ। आसपास के 15 गांवों में पता चल जाता था कि यार टॉपर है, वो टॉपर है, 70% आए। 12th क्लास में आर्ट्स की जो मेरिट हुआ करती, उसका जो फर्स्ट रैंक, राजस्थान का फर्स्ट रैंक, उसके परसेंटेज होते 82, 83, राजस्थान की फर्स्ट रैंक 12th क्लास की मेरिट के परसेंटेज हुआ करते। कॉमर्स वालों के थोड़ा 2-3 ज्यादा होते, 85 के पास,
साइंस वालों के थोड़े और ज्यादा होते, 89, 91 इस प्रकार की मेरिट जाती। ये राजस्थान के फर्स्ट रैंक होल्डर का स्कोर था, तो बाकी वाले तो नीचे नीचे आते ही थे। सीबीएसई वालों ने देना शुरू किए, आनिए बानिए को बांटना शुरू किया, ले तो ले जा, जिसको जितने नंबर चाहिए हमसे ले जा सकता है। तो बाद में दिक्कत ये आई कि राजस्थान की टॉप कॉलेज में राजस्थान बोर्ड वालों के एडमिशन होने बंद हो गए। कि महाराजा कॉलेज की मेरिट कट ऑफ कितनी गई कि साहब 92 था, हमारे टॉपर के 91 थे। एडमिशन किसने लिया? कि सीबीएसई बोर्ड वालों ने। इसलिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अपने आरबीसी बोर्ड वालों को बुलाया, राजस्थान बोर्ड वालों को बुलाया और बोर्ड वालों को बुला के कहा टावरों को नंबर बांटो। कहता आ ही नहीं रहे, कहां से दो? यूं ही दो, नहीं आ रहे तो भी दो, ताकि बच्चों के एडमिशन। इससे बुरा शिक्षा व्यवस्था के लिए हम कुछ ही नहीं कर सकते। फिर बीच में और लेके आए कि साहब ये 8वीं तक तो किसी को फेल ही मत करो, भले ही कुछ आता हो, भले ही। फिर कोई क्यों पढ़ेगा? आज आप सारे तैयारी करते हो, आज आप भयंकर ढंग से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता कि कंपटीशन है, कंपटीशन में पास होंगे तो ही सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन आप कह दिए भाई सिलेक्शन यूं ही हो जाएगा। तो क्या कोई भी पढ़ना चाहेगा? क्या आप इसलिए पढ़ना चाहोगे कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है ना? नहीं, आपको ज्ञान लेना ही नहीं है, हमें केवल क्या लगनी है? नौकरी। कोई ना कोई टारगेट होता है तब पढ़ाई होती है साहब। जब आप टारगेट विहीन कर दोगे किसी को भी तो उसे पढ़ाई। मुझे याद है मैं ना 8th क्लास में हमारे मेरिट में था, 9th में मैं फेल होते होते बचा। वो प्राइवेट स्कूल थी इसलिए उन्होंने मुझे क्या कर दिया? पास, वरना मैं फेल हो सकता था। क्योंकि 8वीं में बोर्ड था तो मैं पढ़ा, 9th में मुझे पता था प्राइवेट स्कूल है, पापा ने फीस दी, पास तो करना। 10th बोर्ड था, वापस मैं उस साल फिर पढ़ा, उस साल फिर अच्छे परसेंटेज आए। 11th में फिर मैं फेल होते होते बचा। फिजिक्स में यूं को ले दे के पास हुआ हूं मैं। 12th में वापस में वो बोर्ड था, उस साल वापस पढ़े, उस साल वापस फिजिक्स में अच्छे नंबर है। क्योंकि तब सामने वो डर लगता था कि यार बोर्ड है, बोर्ड है, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। घर वालों का प्रेशर रहता था, खुद के ऊपर भी अपने आप प्रेशर फील करते थे कि नहीं यार फेल हो जाएंगे, अपने बोर्ड में नंबर लाने अच्छे लाने। और यदि उस समय ये कह दिया जाता, 8वीं में 10th में भी कह दिया जाता कि तुम्हें फेल करने वाला कोई भी, तो भगवान की सौगंध अपने किताब के हाथ ही नहीं लगाते, है ना? अपना पढ़ाई से कोई ज्यादा लेना देना, बस बच्चों के साथ वो कर रखा है। मेरे तो पापा टीचर है, तो पापा बताते हैं भाई रे 5वीं तक के टाबरों को जब यूं ही पास करते हैं तो हालात ये है कि 5वीं वाले बच्चे को भी 2nd क्लास की बुक नहीं पढ़ी जाती। क्या करें, उनको पास तो करना होता है सबको। और कि कोरोना ने तो 2 साल में ऐसा कर दिया कि 5वीं वाले बच्चे को पहली वाला नहीं आ रहा कि भाई घर पे रहे टाबर। छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको रेगुलर पढ़ाना जरूरी होता है ना, ताकि उनके दिमाग के अंदर बातें स्टोर हो पाए। तो रेगुलर हम आज एक कुछ सिखाते हैं, कल नई चीज सिखाते हैं, परसों नई चीज सिखाते हैं। वो चीजें सिखानी बंद हो गई, सिखानी बंद हो गई तो बच्चे पढ़ने भी बंद हो गए। इसलिए बहुत अजीब सा माहौल बना दिया अपनी शिक्षा व्यवस्था का। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे थोक भाव में नंबर बांटे। फिर कहा भाई क्यों बांटते हो ऐसे? कि जो नंबर कम ज्यादा आते हैं ना, एक बच्चे के ज्यादा नंबर आ गए, एक बच्चे कम नंबर आ गए, बीच में ग्रेड सिस्टम आजकल वो है ना, परसेंटेज हम बताएंगे नहीं, अब बच्चों की ग्रेडिंग दी जाएगी ताकि कोई भी बच्चा खुद को डिप्रेस फील। अरे ये लंदन में डिप्रेस फील होते हैं, ये यूरोप की बात है। अपने यहाँ मैं कई बार सोचता हूँ, मैं आजकल जब आप बच्चों को सुनता हूँ, आप कई बार मेरे पास कई बच्चे आते हैं, मैं शाम को 7 बजे वहां कोचिंग बैठता हूँ तो कई बार कोई स्टूडेंट आता है कि सर मुझे पर्सनल बात करनी है आपसे। बता भाई क्या बात करनी? वो देखता है ये बैठे इनके सामने नहीं करूंगा मैं उनको, जो कोई बैठे होते मैंने कहा 2 मिनट बाहर बैठ जाओगे, बता क्या बात है? तो मैं डिप्रेशन में। तो मेरे दिमाग में 2 सवाल आते हैं। मुझे लगता है हो सकता है यार बच्चा हो, कोई बात की समस्या हो, किसी भी बात की समस्या हो, पर मेरे 2 चीज आती है। एक तो ये कैसे पता चलता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, और यदि पता चलता तो अपने क्यों नहीं चला? अपने भी कभी ना कभी तो गए होंगे डिप्रेशन में, तो पहली बात तो अपने को पता ही ये जरूर था कि यार आज मन नहीं लग रहा, अनमने से हो रखे हैं, है ना। ये मेरे साथ अब भी कई बार होता है कि भाई यूं कई बार मुझे अजीब यूं गट फीलिंग सी आती है, यार अच्छा नहीं है, आज अच्छा नहीं है। तो मैं अक्सर घर पे फोन कर लेता हूँ। मेरे दिमाग ज्यादातर ये आते हैं कि बूढ़े बट ठाडे सारे सलामत रहने चाहिए। मेरे दिमाग वो जाता है ज्यादा कि यार शरीर में यदि कुछ ना कुछ ऐसे
चेंजेज है ना अपने, तो कुछ ना कुछ बुरा अनर्थ हुआ है कहीं ना कहीं, शायद इसलिए अपने को सब फील हो रहा होगा। मैं अक्सर घर पे फोन करता हूँ, तो सब राजी खुशी, सब राजी खुशी, अपने ठीक, डिप्रेशन हाथों हाथी बाहर आ जाता है अपने को ज्यादा डिप्रेशन फील नहीं होता है। इसलिए सीन बी, लगा हुआ भी तो लगे। सी मतलब सर्दी, बी मतलब डर, सीन बी, लगा हुआ भी तो सर्दी जितनी फील करोगे उतनी, डर जितना फील करोगे उतना ही। ये आप मान लो कि ज्यादा ठंड नहीं है, तो आप यदि शर्ट में भी घूम लोगे तो भी नहीं लगेगा, और आपने शर्ट पहन रखी है, उसके ऊपर स्वेटर पहन रखी है, उसके ऊपर जैकेट पहन रखा है, फिर एक मोटा सा कोट पहन रखा है, फिर रजाई लिए बैठा, अरे सर्दी लगाने की वस्तु है, जितनी लगाओगे उतनी वो का वो डर है, जितना लगाओगे उतना, इसलिए डर के आगे, इसलिए डिप्रेशन फील करने अपने, ये यूरोप वाले बच्चों के फील होते हैं, क्योंकि वहां सोसाइटी अलग प्रकार की सोसाइटी है ना, वहां इतना कनेक्शन लोगों के बीच में आपस में होता, अपने सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक तो हमेशा कभी भी खोड़ला नहीं होना, क्या नहीं होना, अकेले नहीं रहना। है ना, कई स्टूडेंट के मैं भगवान जाने क्या देखता हूं कि सर मैं तो ना अकेला ही रहता हूँ, बोले सर अकेला कैसे रह सकता, मैं तो हमेशा यूं 3-4 रूममेट तो होते ही थे, और मान लो कभी ऐसा हुआ कि वो भाई गांव चले गए, मुझे अकेले रहना पड़ेगा, तो मुझे दीवारें काटने को दौड़ती, तो अकेला कैसे हो सकता हूं। तो फिर मैं कोई आस पड़ोस में कोई दोस्त होता, उसको फोन करता यार आप रूम पे हो गए, हाँ यार मेरे वाले रूम पे आ जाओ, आज शाम को यहीं खाना खा लेना, यहीं पे सो जाना, रात को यहीं पढ़ लेंगे यार अपने, तो कोई ना कोई आ जाता था। आप जब किसी से बात करते हो तो इस प्रकार की चीजें दिमाग में, खाली दिमाग, खाली दिमाग में या तो कोई उल्टी पुल्टी बातें आती है, तो आजकल एक तो ये मोबाइल बड़ा चला है तुम्हारे, ऑनलाइन गेम टाइप का, इसलिए कहीं पे भी पैसे लगा देते हो, है ना। मेरे पास हर महीने में 2-3 स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि ऑनलाइन गेम खेला या ऑनलाइन को ऐप डाउनलोड किया, उसमें इतने रुपए चले गए, इतने रुपए चले गए, अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई ये पैसे चुकाओ, वापस नहीं चुकाओ, इस प्रकार की कोई भी चीज होनी, ऐसा कोई ऐप ही डाउनलोड नहीं करना। बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ भी मिलता, यदि आपको लगता है कि कोई ऐप वाला आपको कह रहा है कि भाई 10 दिन में हो जाएंगे रुपए डबल, एक बार लगाइए 1000 रुपए, उसके बाद में आपको हम 10 दिन बाद में देंगे 3000, तो मान लीजिए कुछ ना कुछ घोटाला। यदि ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी मेहनत करता, अपने से सियाने सियाने लोग बैठे हैं और वो इस प्रकार के रुपए कमा लेते, इसलिए इस प्रकार से कभी रुपए आते, रुपए केवल और केवल किससे आते हैं, जब आप मेहनत करोगे तो ही रुपए आएंगे, इसके अलावा रुपए आने का कोई दूसरा चांस। तो एक तो अपने इस प्रकार कोई गेम नहीं खेलने, ज्यादा अकेले नहीं रहना। आपको लगता है कि आपसे यूं अकेले ही पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं होती, तो भी पीजी में किसी में रहते हो, उसमें सिंगल रूम ले लीजिए, पर वहां आसपास में बाकी स्टूडेंट होने चाहिए, भले 15 मिनट ही बात की जाए, पर उससे बात की जाए। एक बार अपने ऐसी जगह घर ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं जहां पर अपने अकेले रहते हैं, मकान मालिक रहता है, मकान मालिक को अपने से लेना देना नहीं, अपने को, फिर आप अकेले 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 बैठा आदमी या तो ज्यादा फोन छेड़ता है, इस प्रकार के ऑनलाइन वाले चक्कर में फंस जाता है, या उसे पढ़ाई नहीं होती, और ये मिथ है, भर्म है कि अपने साथ कोई होगा तो अपने नहीं पढ़ेंगे। अच्छा रूममेट है यदि, तो मैं कहता हूं पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है ना। अब वो आप अपने डिसाइड कीजिए भाई आप किस फ्रीक्वेंसी के हो, तो किस प्रकार के लोग आपके साथ में सेट बैठेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई आप रात में जल्दी सोते हो, 10 बजे सो जाते हो, और अगला कहे मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा, फिर आप लाइट के लिए लड़ो कि भाई लाइट जलाने दूंगा या लाइट जलाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कम से कम आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि या तो दोनों 10 बजे सो जाओ, या दोनों 1 बजे तक पढ़ लो, या कह दो कि नहीं भाई मेरे लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तेरे को जब तक पढ़ना वो पढ़ ले, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा करोगे तो किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन आएगा, और ये डिप्रेशन सब लगाने की चीजें हैं, लगाओगे तब तो ज्यादा लगेगा, फील होगा, और यदि फील नहीं करोगे तो फील, और अपने तो किसी बात से डिप्रेशन आना ही नहीं चाहिए। अपने राजस्थान के लोग हैं भाई साहब, अपने कैसे डिप्रेशन आ सकते। मैं हमेशा कई बार सोचता हूँ, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र बहुत पैसे वाली जगह है ना, महाराष्ट्र में सारे किसान, खेती बहुत अच्छी होती है, पानी है बहुत अच्छा, नदियां हैं वहां पर तो पानी है बहुत अच्छा, पर महाराष्ट्र के किसान सबसे अधिक सुसाइड करते हैं। सुसाइड रेट है वो महाराष्ट्र किसानों की ज्यादा। क्यों कर लेते हो भाई आप सुसाइड, तो कि भाई उनकी 5 साल अच्छी फसल होती है, और फिर 1 साल नहीं हुई, उनको बड़ा झटका लगता है, अरे यार इस साल तो फसल हुई नहीं, पानी ज्यादा नहीं आया, नदी में बाढ़ आ गई, किसी भी कारण से हो गई, और वहां किसान सुसाइड कर लेता है। मुझे लगता है यार अपने पश्चिमी राजस्थान में
5 साल में एक बार राम जी राजी होते हैं, 5 साल में एक बार फसल होती है। तो बाजरा हुआ तो सबसे पहले तो अगले 5 साल का बाजरा स्टॉक करके रखते हैं कि ताकि भूख तो नहीं मरे, और पैसा आए नहीं आए, खाली रोटी बना के खा लेंगे, पर दही के साथ खा लेंगे, सब्जी बनाने की आवश्यकता, पर भूख तो कम से कम नहीं मरे। बाकी बाजरा बेच के आए और जो पैसे आए वो बनियान के अंदर वाली जेब में डाल के, और अब मजे अपन, अब अपने कोई लोड लेने की आवश्यकता। तो अपने बाप दादाओं को ही कभी डिप्रेशन नहीं आया तो अपने भी डिप्रेशन, और यदि अपने को डिप्रेशन आ रहा है इसका मतलब अपने उनको कह रहे हैं अरे यार, उनको अपने सही नहीं मान रहे कि यार उनके भी डिप्रेशन आया होगा, उनके भी नहीं आया था और अपने भी आना, और इस प्रकार की चीज अपने में तो कम होनी। यदि आपको भी किसी को डिप्रेशन आता हो फिर भी लगता हो तो आपका सेवाभावी निर्भीक भाई आपके बीच हमेशा, मेरे पास वहां शाम को 7 बजे कभी भी आ जाना और कह देना सर इनके सामने बात नहीं करूं, मैं हाथों हाथ समझ जाऊंगा कि तुम्हारे क्या है, 5 मिनट में दूर कर दूंगा। बंगाली बाबा की वो पुड़िया है मेरे पास, किसी को भी डिप्रेशन आने आए बात समझ में। हाँ, और ये एजुकेशन तो अब सिस्टम जो है वो रहेगा, उसमें तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। रोम में रहना है तो रोमन वासियों की तरह रहना पड़ेगा, सिस्टम यही है तो इसके अंदर वैसे ही रहेंगे, यही चल रहा है चारों तरफ तो इसके अंदर यही रहेंगे। पर कम से कम अब इस फेज में आके जब हम तैयारी वाले फेज के अंदर है, इसमें इस प्रकार की बातें होनी, अकेले नहीं रहोगे, ये खोड़लापंथी है। और फिर आप ऐसी तैयारी में जा रहे हैं, आप ऐसी नौकरी में जा रहे हैं जिसमें अकेले रह ही नहीं पाएंगे, जो पब्लिक डीलिंग है, जिसमें वो अफसर सबसे अच्छा माना जाता है, जो लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करेगा, लोगों के साथ में ज्यादा घुल मिल के रहेगा, तो घुल मिल के रहना सीखो। हाँ, बस ये भी नहीं होना चाहिए कि उससे अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। पढ़ाई भाई अपना मेन फोकस, मेन टारगेट तो क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, और पढ़ाई हो ही जाती है अच्छी। एक आधे कोई अच्छे दोस्त हो आपके साथ, रूममेट हो, तो हमेशा पढ़ाई अच्छी होती है, उसका बुरा प्रभाव कभी भी पड़ता। और उल्टा हेल्थी कंपटीशन फील होता है कि भाई उसको ये याद हो गया, मुझे याद क्यों नहीं हुआ, या मुझे याद है तो मैं इसको याद करवा दूं, सुना दो एक दूसरे को, मैंने पढ़ा मेरे से याद नहीं हो रहा, तूने कैसे याद किया था, वो एक तरीका बताता है, पता चल जाता है। अकेला अकेला बैठा रहता आदमी फिर ज्यादा फील करता है कि यार मेरे नंबर कम आए, क्यों आए, किस लिए आए। एक टेस्ट में नंबर कम भी आ गए तो भी हमेशा ये रहना चाहिए अगले टेस्ट में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अगले टेस्ट में और अच्छा लेके आएंगे। ये नहीं कि एक टेस्ट में कम आए और आपने कहा मैं किस में आ गया, डिप्रेशन। एक टेस्ट में नंबर कम आते हैं अपने किस में आ जाते हैं, इस प्रकार के डिप्रेशन में आना। खुश रहना हमेशा, डर के आगे हो गए फेल तो हो गए, अगला एग्जाम आएगा वो ज्यादा अच्छा होगा तो उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से पास करेंगे, उसमें नहीं होगा तो अगले और अच्छा देंगे। अच्छे की संभावना हर बार बनी रहती है, कभी भी कोई भी चीज परिपूर्ण होती। दिल चाहता है मुंह में अक्षय खन्ना पेंटर है, दिल चाहता है मूवी देखिए तो मैं अक्षय खन्ना पेंटर है, तो वो एक पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग बनाता है खूब सारी, तो उससे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है, तो कहता है वो अभी आना बाकी है, वो अभी आना, सबसे अच्छी पेंटिंग मैंने अभी तक बनाई। कोई व्यक्ति जब ये मान लेता है कि मैंने जो कर दिया अभी इससे आगे मैं जा नहीं सकता, तो वो अपने आगे जाने के रास्तों को क्या कर देता है, वो रास्ते बंद। इस बार मान लो एक बार टेस्ट में नंबर कम आ गया, अगले मोड़ लाएंगे, और यहाँ तो जुम्मे जुम्मे 7 दिन में अगला टेस्ट है। ये भी नहीं कोई 2 साल बाद में देना, 1 साल में। मैं के बार टावरों देता हूँ सर हिस्ट्री वाले टेस्ट में इस बार नंबर कम आए और मैं किस में आ गया, ऐसी कोई भी चीज होती। सीन भी लगा हुआ भी तो सर्दी और डर जितना लगाते हो उतना ही, तो डर में अब क्या जोड़ लो अपने उसमें, डिप्रेशन। आई बात समझ में, तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये शिक्षा व्यवस्था की वजह से ये उन्होंने, सरकार ने सोच लिया कि हमारे बच्चों को डिप्रेशन आता है, पर हमारे बच्चों को कोई डिप्रेशन। बसंत पंचमी को क्या बोलते हैं, और सरस्वती जयंती कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, गात। आगे लिखो भाई, पूर्णिमा। आगे कौन सा है, पूर्ण। डूंगरपुर में एक मेला होता है अपने, उसको बोलते हैं बेणेश्वर। कौन सा मेला बोलते हैं, लिखो। बेणेश्वर फेर डूंगरपुर में एक गांव है वहां पर होता है। गांव का नाम है नवा टापरा। क्या नाम है,
नवा टापरा कहां पे पड़ता है? नवा टापरा डूंगरपुर। वहां पे कौन सा मेला होता है? बेणेश्वर। कौन सा मेला है? बेणेश्वर। एक बार एक किसान था, उस किसान के पास एक गाय थी। वो गाय को सुबह दूध निकालता, चरने के लिए भेज देता। गाय पूरे दिन जंगल में चरती, शाम को वापस आती, शाम को वापस दूध निकाल लेता। एक दिन शाम को गाय वापस आई, दूध निकालने के लिए बैठा, पर गाय के दूध ही नहीं। इसका मतलब दिन में किसी ना किसी ने चोरी की और दूध निकाल लिया होगा गाय का। किसान ने कहा अगले दिन मैं चोर को पकड़ लूंगा। किसान अगले दिन गाय के पीछे पीछे गया, जंगल में छुप के देखता रहा कि कोई आएगा, आते ही मैं उसको पकड़ूंगा। लेकिन पूरे दिन में कोई भी गाय का दूध निकालने के लिए, शाम को गाय चले, उसको लगा रास्ते में पक्का कोई ना कोई निकालता होगा। वो थोड़ा डिस्टेंस बना के चलने लगा, लेकिन रास्ते में कोई नहीं आया। पर अचानक रास्ते में गाय एक जगह रुकी और अपने आप उसके दूध गिरने लग गया। उसको लगा ये क्या कोतक है, अपने आप गाय का दूध कैसे गिर रहा है। वो भाग के देखने के लिए आता है तो वहां पर एक शिवलिंग था, यहां पर था। और शिवलिंग पे अपने दूध चढ़ाते हैं, गाय अपने आप उस शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही थी। पर गाय जैसे अपने मालिक को देखती है, गाय बेचारी भागती है, गाय का पैर लगता है, शिवलिंग टूट जाता है। शिवलिंग क्या हो जाता है? वो गांव जाता है, गांव वालों को कहता है भाई साहब वहां जमीन में शिवलिंग है और गाय अपने आप वहां पर दूध चढ़ा रही थी। गांव वालों ने कहा रही है तो भगवान शिव खुद ही प्रकट हो गए, हम इसकी पूजा करेंगे। तो टूट गया तो टूटे हुए की पूजा कर लेंगे। यहाँ पे कैसे शिवलिंग की पूजा होती है? मैंने बताया था जिनके पीछे स्वर लगता है वो सारे मंदिर किसके हैं? शिव जी। देख लो, यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। कैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है? अब भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में जनजातियां रहती है, अपने आदिवासी रहते हैं। आदिवासी इस मेले में खूब आते हैं। इसी मेले में खूब लोग जाते हैं, हम कहते हैं कुंभ है। जैसे रामदेव जी के मेले में जाते हैं, हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ। ये आदिवासी ज्यादा जाते हैं तो क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। लिख लो, आदिवासियों का कुंभ। कुंभ फॉर ट्राइबल्स। आदिवासियों का कुंभ, कुंभ फॉर ट्राइबल्स। क्या कहते हैं इसको? आदिवासियों का कुंभ, कुंभ फॉर ट्राइबल्स। जो महत्व है हम पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए पुष्कर का है। किसका है? वही डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हैं वागड़। क्या बोलते हैं? वागड़ वालों के लिए किसका है? बेणेश्वर। इसलिए बेणेश्वर कहते हैं वागड़ का पुष्कर। लिख लो, वागड़ का पुष्कर, पुष्कर ऑफ वागड़। वागड़ का पुष्कर, पुष्कर ऑफ वागड़। बेणेश्वर का महत्व इसलिए भी है कि बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी 3 नदियां हैं? लिख लो, माही प्लस सोम प्लस जाखम। बेणेश्वर में कौन कौन सी त्रिवेणी संगम बनता है नदियों का? माही, सोम और जाखम। जहां त्रिवेणी संगम होते हैं वैसे भी वो अच्छी जगह मानी जाती। यहां पर डूंगरपुर साइड में अपने एक संत हुए थे, उनका नाम था माऊजी महाराज। क्या नाम था? और संत माऊजी ने इस बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? लिख लो, संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। सेंट माऊजी फाउंडेड बेणेश्वर धाम। संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। सेंट माऊजी फाउंडेड बेणेश्वर धाम। संत माऊजी ने किसकी स्थापना की थी? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहां पर है? नवा टापरा। कहां पर है? संत माऊजी की एक बेटी थे, उनका नाम था जनक कुंवरी। क्या नाम था? और जनक कुंवरी ने यहां पर विष्णु मंदिर बनवाया। क्या बनवाया था? लिख लो, जनक कुंवरी ने यहां विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। जनक कुंवरी ने यहां विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। जनक कुंवरी ने यहां विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। जनक कुंवरी ने किसका निर्माण करवाया? विष्णु। संत माऊ जी के 2 चेले थे। एक चेले का नाम था अज्जे। क्या नाम था? एक चेले का नाम था वज्जे। क्या नाम था? अज्जे और वज्जे ने यहां पे बनाया था लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या बनाया था? लिख लो, अज्जे तथा वज्जे ने, अज्जे एंड वज्जे
अजय तथा वज्जे ने, अजय एंड वज्जे, वज्जे ने यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। किसका निर्माण करवाया था? तो पूर्णिमा को कौन सा मेला होता है? बेणेश्वर। कहां पे होता है? नवा टापरा। कैसे शिवलिंग की पूजा होती है? खंडित, आदिवासियों का, कुंभ, वागड़ का, और कौन सी 3 नदियां मिलती है? कौन से संत ने इसकी स्थापना की? उनकी बेटी जनक कुंवरी ने, उनके चेलों अजय और वज्जे ने। तो माघ में 6 त्यौहार है, 3 कृष्ण पक्ष, 3 शुक्ल पक्ष, तिल चौथ, तिल ग्यारस, मौनी अमावस्या। कौन कौन से बताओ? कौन कौन से? तिल चौथ, गोप नवरात्रे, बसंत पंचमी, बेणेश्वर मेला। कौन कौन से? गोप नव, तो 6 के 6 बोलो कौन से? तिल चौथ, तिल ग्यारस, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी, बेणेश्वर में। याद हो जाएंगे? चलो आगे आ जाओ। फाल्गुन। कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में लिखो त्रयोदशी। भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई थी भाई। तो क्या आती है इस दिन? महाशिव, उनकी शादी हुई इस दिन। अब जहां जहां शिव जी के मंदिर है वहां वहां मेले लगेंगे। एक बड़ा मेला है भाई, गुस्मेश्वर महादेव। कौन सा मेला है? गुस्मेश्वर महादेव मेला। सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है सिवाड़। कौन सी है? शिवलिंग थोड़ा जमीन में घुसा हुआ है, इसलिए क्या कह दिया उसको? गुस्मेश्वर। गुस्मेश्वर महादेव फिर सिवाड़। सिवाड़ कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। वैसे शिव जी के सब जगह मेले लगेंगे, पर ये थोड़ा बड़ा मेला है भाई। हाँ, तो कैसे? हाँ? अच्छा, ज्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा अंदर ही है। थोड़ा होगा, थोड़ा सा घुसा हो, थोड़ा सा घुसा हुआ है। हाँ? नहीं, मंदिर नहीं कह रहा मैं, जो शिवलिंग है। नहीं, कैसे होता है, कई बार शिवलिंग बाकायदा नीचे पहले स्तंभ बनाते हैं, फिर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करते हैं। ये जमीन के अंदर ही है। हाँ? पानी भी भरा हुआ है, हाँ, इसलिए घुस गया ना अंदर। घुसमें चल, तो घुसमेश्वर तुम सिवाड़ की हो, तो 13वां ज्योतिर्लिंग है। हाँ हाँ, यस, हाँ। अरे बेटा, हाँ, क्या था? अरे बाकी शांत हो जाओ। एमपी में श्रावण पहले आता है? कैसे आएगा? कब आता है? आषाढ़ से पहले? किससे पहले? श्रावण किससे पहले आता है? अपने यहां से? अपने यहां क्या मतलब? तो कैलेंडर में होगा तभी आएगा। तार गलत जुड़ गए तेरे, थोड़ा सही जोड़ इन, है ना? तो महाशिवरात्रि को ऐसा मानते हैं भाई कि अपने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है? उनके लिए कहते हैं वो शिवलिंग अपने आप जमीन से उद्भूत हुए, किसी ने वहां पर लगाए नहीं। हम शिवाड़ वाले कहते हैं 13वां हमारे है। और कोई माने नहीं माने, हम खुद तो मानते हैं। हम कहते हैं हमारा यह जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा है? 13। तो यहाँ पर बड़ा मेला हो गया। बाकी तो शिव जी के जहां जहां मंदिर वहां सब जगह मेले होंगे। तो ये अपना शिवाड़ वाले जो महादेव जी, इन महादेव जी का नाम क्या हो गया? घुसमेश्वर महादेव। कौन से हो गए? बस कृष्ण पक्ष में एक है, शुक्ल पक्ष आ जाओ। और शुक्ल पक्ष में आएगी द्वितीया। क्या आएगी? बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो।
पंडित से पूछने की आवश्यकता, फुलेरा दूज क्या आती है? फुलेरा। अब वो सावा है, फुलेरा नक्षत्र होता है, फुलेरा नक्षत्र को शुभ नक्षत्र मानते हैं, इसमें पंडित जी से पूछने की आवश्यकता। हाँ है? क्या बताइए? 13वां ज्योतिर्लिंग। हाँ 12वां है? कौन सा है? 12वां ज्योतिर्लिंग है, तो 12 तो हो गए, अपने वाले को 12वां मानते हैं। तो वैसे है तो ये भाई 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है, तो अपने वाला 13 पर अपने वाले को 12वां कह दिया। चलो हाँ, मेरे कुछ बेटा है अब उठ गया। अच्छा, तुम इससे डर गई, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं आओ। लड़कियां कॉकरोच से डर जाती हो तुम, यहाँ टाबर खा जाए कॉकरोच को पकड़ के। लेकिन दिवितिया क्या आती है? फुलेरा। क्या आती है? फुलेरा दूज आती है भाई। फुलेरा, फुलेरा नक्षत्र होता है, फुलेरा नक्षत्र के अंदर कोई भी शुभ काम किया जा सकता है, उसके लिए पंडित जी से अलग से पूछने की आवश्यकता। कई सारे अपने शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो वैशाख पूर्णिमा होती है, पीपल पूर्णिमा, क्या बोलते हैं? अभी आगे पढ़ेंगे, वो अच्छा नक्षत्र है, पंडित जी से पूछने की आवश्यकता। आखा तीज होती है, अच्छा नक्षत्र होता है, पंडित जी से पूछने की आवश्यकता। भदेला नवमी होती है, आगे पढ़ेंगे, पंडित जी से पूछने की आवश्यकता। देवउठनी 11 होती है, तो इन सब में कोई पंचांग देखने की आवश्यकता। भला दिन है, पूरा कुछ ही कर लो। वैसे वैसे नक्षत्र कौन सा होता है? बोलो। अब आगे लिखो, पूर्णिमा। और पूर्णिमा को आपका फेवरेट त्योहार भाई, होली। गब्बर सिंह पूछता रहता है होली कब है, होली। आप इस बार बता देना पूर्णिमा को आती है, नोट्स पढ़ ले। पूर्णिमा क्या जाती है? होली। होली अपने राजस्थान में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से मनाते हैं, कहाँ कहाँ कैसी कैसी है मैं लिस्ट बना देता हूं, उतार लो, फिर एक एक की बात करें। अरे लो तुम, मैं आज तुम लिख लो अपने हिसाब से, मैं बैठा हूं। हम अभी ऑफिस में यही बात कर रहे थे कि वे बेच जिनका एग्जाम नहीं है वो नहीं पढ़ते, उनके दिमाग में गलत फहमियां है कि हम तैयारी करने आ गए, वो लक्ष्य विहीन बेच है। मैं कल मैं उधर किसी एक बेच में पढ़ा रहा था, तो जस्ट ऊपर जो बेच बैठा था वो भयंकर तालियां बजा रहा था ऊपर, तो नीचे जो बैठे थे वो बार बार यूं ऊपर देखे क्यों तालियां बज रही थी। मैं उनको हंस रहा था कि तुम तालियां इसलिए नहीं बजा रहे, और पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं जो सुबह सुबह जिन बेचों में पढ़ाता हूं उस बिल्डिंग में आप कभी आगे बैठना, क्यों लगता है यहाँ कोई है ही नहीं, एक मेरी आवाज गूंज रही है, इसके अलावा किसी की कोई आवाज, तालियां छोड़ो सांस की आवाज यानी बंद है, क्योंकि उनका 1 महीने बाद एग्जाम है। उन्हें लग रहा है सांस लेनी बंद कर दी जाए, और मैं केवल बस पढ़ा रहा हूं, वो लिख रहे हैं, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, तू तो पढ़ा लिखा, हम देख लेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना। तालियां वालियां तो बहुत बाद की बात है। तब उनको हंस रहा था कि तुम तालियां इसलिए नहीं बजा रहे और ऊपर वाले इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि एक तो ऊपर वाला बेच नया है, नया नया इसलिए उनमें एनर्जी है। तुम्हें आते हुए 10 महीने हो गए, इसलिए तुम्हें पता चल गया कि इन तालियों में कुछ भी रखा हुआ पढ़ना है। दूसरा यह है, जो ऊपर बेच बैठा है उसको इस बार एग्जाम नहीं देना, जब तक सामने लक्ष्य नहीं होता है पढ़ाई तुम्हारे सामने सेम शिकायत। तुम्हारे पेपर आ रखा है इसलिए तुम्हें लगता है फांसी आ रखी है, और तुम्हें लगता है एक दिन कैसे बीतता है ये कुछ भी पता, इसलिए पढ़िए। 2 साल भी कैसे बीत जाएंगे, चुटकियों में निकलेंगे, और 2 साल बाद में आपको लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। इसलिए इससे, और मुझे ये हमेशा फील होता है कि सबसे बुरा काम है क्लास में बैठ के बात करनी। तो इसके इससे अच्छा है तुम क्लास मत आओ, आओ ही मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि आज यार मैं नहीं जाऊंगा क्लास, मजा नहीं आता वहां पे पढ़ने में मेरे को, या मेरा मन नहीं कर रहा, तुम नींद लीजिए आराम से घर पे, कम से कम नींद पूरी हो जाएगी, अगले दिन फ्रेश होके आओ। मैं जब तक क्लास में पढ़ा मेरे को 2 चीजों से भयंकर एलर्जी रही। एक, मेरे पड़ोस में कोई बोल जाता, मैंने अगले दिन सीट चेंज की। मुझे लगता था इसको तो मैं क्यों कहूं, इसकी प्रवृत्ति यही है, ये बोलता है तो बोलता है भाई, मैं कहूंगा तो चुप रहे चुप रहे, तो ये फालतू में 4 डायलॉग सुना देगा, तू बन जाएगा अभी कलेक्टर, है ना, मैं बोल रहा हूं तेरे क्या लेना देना इसमें, कुछ ना कुछ कहेगा, दूसरों को जाके कहेगा। मैं अगले दिन, उस दिन मैं जरूर कर देता, अरे अरे सर पढ़ा रहे सर, मैं अगले दिन मेरी सीट चेंज कर लेता, इसके पास तो कम से कम बैठना
मेरे कभी कभी याद नहीं आता कि मैं 15 मिनट के गैप में बाहर उठ के गया था। मुझे लगता था यार इसमें क्या उठ के जाना है। और मैं अभी जोधपुर जा रहा था तो मेरे साथ एक जूनियर था, तो बीच में रास्ते में उसने कहा कि भैया चाय पी लेते हैं यार, रोक लेते हैं गाड़ी कहीं पर। तो मैं यार तू पिया, मैं तो नहीं पिया। तो वो मेरे को वापस हंसने लगा, यार भैया इतने साल में भी आपने ये थड़ी पे चाय पीनी नहीं सीखी क्या? यार होती नहीं है मेरे से, यूं थड़ी पे बैठ कर मैं चाय पी लूं, ये मेरे से होता ही नहीं। चाय पीने का मैं खूब रहा कि भाई चाय पीता ही हूं मैं, ऑफिस में बैठ के 9 बजे चाय पीता हूँ, 11 बजे पी लेता हूँ, 1 बजे पी लेता हूँ, 3 बजे पी लेता हूँ, पर मेरे से थड़ी पे बैठ के चाय नहीं पी जाती, न कभी स्टूडेंट लाइफ में न कभी अब। तो बहुत भयंकर इमरजेंसी है, सारे उतर गए, अपने लगता गाड़ी में बैठे बैठे क्या करेंगे, क्यों खोड़ ले रहे, तो अपने जाके उनके साथ चले गए, वो लेके तो अपने भी चाय पी ली। ऐसी चाय से कोई एलर्जी नहीं। क्लास में बैठ के बात नहीं करनी होती, इसके लिए 6 घंटे के बाद का टाइम है, उसके अंदर बातें किया कीजिए। यदि आप क्लास में जब टीचर इधर देखता है उस समय बोलते हो, आप खुद का जो व्यक्तित्व है ना उसको खत्म कर देते हो। इससे बुरा कुछ ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है तुम केवल कोई आदमी मुंह सामने करके खड़ा है तो डरते हो। तो फिर तुम्हारे जैसे बेच के लिए समस्या का समाधान हमारे पास बहुत अच्छा है। कुछ ही नहीं होगा, मैं एक पीपीटी लेके आऊंगा, वो इसमें लगा दूंगा, उसमें लिखा हुआ होगा पहले से। मैं यहां बैठा रहूंगा तुम्हारे सामने मुंह करके, और मैं कहूंगा लो लिखो होली, ये 7 होली उतारी हुए लिख लो। मैं सामने मुंह करके बैठा रहूंगा, तो तुम्हारी किसी की औकात नहीं, बोल जाए मैं कूट दूं क्लास में तुम्हें, तो तुम्हें लगेगा नहीं मास्टर देख रहा है तब तक तो बोलना नहीं है। इसमें तुम्हारा घाटा है, क्योंकि जब बोर्ड पे टीचर लिखता है ना तो याद होता है, क्योंकि आप लिखते हुए उस प्रोसेस को देखते हो। वो लिखता हुआ बोलता है कि ये होली यहां पर होती है, फिर वो वापस तुम्हारी तरफ देके वापस कहता है उतारो, तुम उतारते हो उनको, फिर वो वापस बोलता है कि देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। वो हिंदी में लिखता है, इंग्लिश में लिखता है, बोलता है उनको, इससे याद होता है। वरना नोट्स पड़े हैं तुम्हारे पास, ले लो और पढ़ लो। इसलिए यदि तुम्हारे पड़ोसी भी कोई बोलता है ना तो सीट चेंज कर लिया करो, वरना ये संक्रामक बीमारी है। मैं गारंटी देता हूं 2 साल बाद में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। ये तुम्हें मजाक नहीं है, तुम पुराने किसी बेच के जो स्टूडेंट है उनसे पूछिए, मतलब उनकी वो हालत वो है कि सर हम 2 साल कोचिंग कर गए फिर भी प्री फेल हो जाएंगे। और एक तो ना फेल होना कि भाई कट ऑफ 84 गई, अगर आपके नंबर है 82 83, तो लगता है यार थोड़ा बहुत पास में जाके रह गए यार, गलतियां कर गए थे थोड़ी सी, इसलिए नंबर 32 आते हैं, 17 आते हैं नंबर 200 पेपर में से। पढ़े नहीं थे, नहीं पढ़े तो एक ही नहीं हो। मेरे पास आजकल कोई आके कई बार कह देता है कि सर अब तैयारी शुरू करनी है क्या करें, मैं हमेशा मना करता हूं नहीं करनी। होता सर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं 1 महीने में निकाल दूंगा। मैं तू इंटेलिजेंट है, मैं बहुत अच्छी बात है, पर कोई ना कोई ऐसे बच्चे जरूर हैं जो पिछले 2 साल से गुफाओं में बैठ के बाबाओं की तरह तपस्या कर रहे हैं। उस 2 साल की मेहनत को कैसे डिफीट कर पाओगे? इसलिए तुम ये छोड़ दीजिए कि तुम यहां बैठ के तुम ही दुनिया में पढ़ाई कर रहे हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप बैठ के जिनके कोर्स खत्म हो चुके हैं वो पढ़ रहे हैं, इसलिए अगला प्री भी वो पास करेंगे, तुम्हारा नंबर उससे अगले में आएगा। इसलिए पंचवर्षीय योजना है, इसलिए यदि अगला प्री भी पास करना है तो शांत होकर पढ़ा कीजिए। और क्या कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये भाषण देता हूं, इसको ये भी देने की कतई आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। मतलब पीपीटी से पढ़ाने से ज्यादा अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो कोर्स फटाफट खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा, मेरे मगजमारी नहीं, इतनी सारी चीजें बोलनी पड़े आपको, शांति से बैठे। वरना सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे मेरे कोई कहे ना, रूम जाने के बाद में मेरे से कोई बातचीत करने के लिए आ जाता तो मुझे लगता है मेरे सर में पत्थर मार दिया किसी ने। यार मैं 12 घंटे बोल के अब मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा केवल, क्योंकि बोलना इससे भी ज्यादा टफ है। पर फिर भी मैं इसलिए बोलता हूँ क्लास में, मैं कभी पीपीटी नहीं लगाता इधर कि मुझे लगता है कि नहीं यार मैं बोलूंगा, बोल बोल के याद करूंगा, क्योंकि राजस्थान जी के कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो फिर भी क्या पता, इसमें इतने सारे फैक्ट हैं, ये प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में सब में काम आएगा। इतने सारे फैक्ट बिना बोले बच्चों को याद, इसलिए ध्यान दिया कीजिए, इसमें तुम्हारा फायदा है। ये तुम्हारा संस्कार दिखाता है कि तुम टीचर के मुंह के सामने तो चुप रहते हो, और वो जब लिखता है तब तुम बोलते हो, इसमें तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता। और ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कि सर मैं 2 घंटे यदि मैंने राजस्थान जीके पढ़ाई, विजय सर ने 2 घंटे यदि इकोनॉमी पढ़ाई, और 4 घंटे की क्लास को घर पे जाके भी दिया, आपको 4 घंटे लगते हैं याद करने में, तो मानिए आपने क्लास में पढ़ाई नहीं की, फिर कोचिंग का कोई मतलब नहीं।
होना ये चाहिए कि 4 घंटे की क्लास में जो आज लिखाया गया है ये घर पे जाके 2-3 घंटे के अंदर अंदर काम हो, इसमें 4 घंटे नहीं लगने चाहिए। यदि एक दिन की 4 घंटे की पढ़ाई घर पे भी जाके 4 घंटे याद करवाने में लेती है, इसका मतलब धूड़ खा के आए थे कोचिंग बैठ के, इसका मतलब घर वालों ने केवल पैसे लगाए, इसका मतलब और कुछ ही नहीं। इसका मतलब है पड़ोसी से बैठ के बातचीत की थी। प्लीज क्लास में ध्यान दो, वरना स्थितियां इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। ये इतना इजी टास्क भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम तैयारी तो करने जाते हो आरएस की, फिर तुम क्लास में बैठ के इस प्रकार की हरकतें करते हो। इस यही वजह है कि बैच अंत में जाते जाते छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों को 2-4 महीने पढ़ाई नहीं होती वो लोग बाद में बैच ही छोड़ जाते हैं, उन लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि समझने वाली चीज नहीं है। मैं कहता हूँ इकोनॉमी भारी भरकम सब्जेक्ट हो सकता है, पर वही विजय सर से पढ़ने के बाद अपने को इजी लगती है चीजें, कि यार सर ने कितना इजी वे के अंदर समझा दिया, अपने को सारी चीजें आ गई। इतनी इजी चीजें भी यदि बच्चों की याद नहीं होती है, इसका एकमात्र कारण है कि वो क्लास में बैठ के ढंग से पढ़ाई, घर वालों ने भेजा है यहाँ पे, पैसे लगा के भेजा है, इसलिए पढ़ा कीजिए। और लड़कों को मैंने उस दिन ही कहा था तुम नहीं पढ़ते। आजकल यदि रिजल्ट के अंदर सारी की सारी लड़कियां आने लग गई, 10th में, 12th में, बीए में, एमए में, इसका एकमात्र मतलब ये नहीं है कि लड़कियां पढ़ने लग गई, इसका मतलब है लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और तुम्हारे दूसरी पंचायतियां ज्यादा है, इसलिए पढ़ लो। और उल्टा मैं तो कहता हूं जो पास में बैठ के बोलता है सीट चेंज कर लो, फिर भी तुम्हें लगता है कोई नहीं मान रहा है, ज्यादा बोलता है, तो मुझे बता दो, कल फीस देके घर भेज देंगे। ऐसे स्टूडेंट की कतई आवश्यकता नहीं। भले स्टूडेंट आए, अच्छे स्टूडेंट आए, आपसे आधे भी होंगे, पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। वरना हर क्लास में 20 मिनट तुम्हारी तरफ भाषण देना पड़े। मैंने दिन पहले ही कहा था तुम सबसे सबसे मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के खराब बैच हो, जिसको मुझे डेली ये बोलना पड़ता है कि शांत हो जाओ। वरना मेरा हमेशा मानना रहा कि क्लास में चुप हो जाओ, ये 5वीं तक के बच्चों को कहना होता है। ये जो बच्चे आते हैं 1 लाख रुपए दे के आते हैं, ये चुप रहेंगे यार? लाख रुपए बड़ी रकम होती है ना। लाख रुपए फेंके हुए जिनको लगता है लाख रुपए लगे हुए, चुप ही रहना अपने को, फिर भी कहना पड़ता है, इसका मतलब तुम्हारा व्यवहार सही, इसलिए तुम्हारी चीजें याद नहीं होती, इसलिए रिजल्ट इतना खराब रहेगा, इतना खराब रहेगा, मैं कहना नहीं चाहता। सारे फेल हो जाओगे, आसपास नहीं फटकोगे किसी प्री के, किसी के अगला छोड़ो उससे अगला, और इतने में तुम्हारी तैयारी छुट छुटा जाएगी। इसलिए पढ़ा कीजिए। ये 25-25 मिनट बाहर बैठ के जो मुंह मारते रहते हो, तुम इधर उधर मुंह फाड़ते रहते हो, इसमें कुछ ही नहीं रखा हुआ। पानी की बोतल पास में लेके बैठा कीजिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आप 4 घंटे में बिना वॉशरूम जिया मर जाओ या बिना पानी के मर जाओ। होना ये चाहिए कि बीच वाले जो 15 मिनट है उनके अंदर यदि वॉशरूम जाना तो फटाफट जाके आया, और जो सर पढ़ा के गए थे उसको 15 मिनट में याद किया। यार सर अभी बता के गए थे, अभी 4 लाइनें याद होती तो कर लूं ताकि घर पे जाके कम पढ़नी पड़े। पर इसमें तुम्हारा कतई कोई ध्यान नहीं जाता। और तुम्हें बात, और इससे अच्छा ये होगा कि यदि तुम्हें बात करनी है तो तुम मुझे रोक दिया करो कि सर 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट मत पढ़ाओ, बात कर लो। अच्छी बात होगी, मैं 4 बातें कर लूंगा, मैं आपकी 4 सुन लूंगा, ज्यादा टू वे कन्वर्सेशन होगा अपना, ठीक रहेगा। इधर देखा उस समय तुम चीं चा करते हो, 5वीं क्लास के टाबर हो, तो चुपचाप रहा कीजिए क्लास के अंदर। वरना एक और सिंपल सा तरीका है, कैमरे लगे हुए हैं क्लास में, कल कैमरे में चेक कर लेंगे ज्यादा कौन बोलता है, बाहर फेंक देंगे उठा के, फीस ले जाना, और क्या है, क्या फर्क पड़ता है उससे। हर महीने तुम्हारे से डबल स्टूडेंट वहां लाइन में लगे हुए हैं एडमिशन के लिए। सिलेक्शन विलेक्शन छोड़िए बाकी कि क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, एडमिशन के लिए वहां लाइन है। हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास फैकल्टी नहीं है, वरना हर 10 दिन में तुम्हारे जितने बड़े बच्चों का बैच बनाया जाए। तो किसी को यह लगे कि भाई कोचिंग वालों को आवश्यकता है, अब मरी नहीं है, अब तुम्हें कोचिंग की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता है तो इस चीज को फील कीजिए और पढ़ा कीजिए आराम से। क्या यूं थोड़ी थोड़ी बात में चर्चा चर्चा करने लग जाते हो? देखो
बताओ देख, कोड़ा मार होली कहां पर होती है? कोड़े मारते हैं एक दूसरे के। बिनाय पड़ता है अजमेर। बिनाय कहां पड़ता है? अजमेर। लठ मार होली कहां पर होती है? महावीर जी। महावीर जी पड़ता है आपका करौली। महावीर जी कहां पर है? तो कोड़े कहां मारते हैं? बिनार। लठ कहां मारते हैं? बाड़मेर वालों को और कुछ मिले नहीं तो बाटे ही मारे। तो पत्थर मार होली कहां होती है? बाड़मेर। इलोजी की बारात कहां निकलती है? अच्छा, हम होली क्यों मनाते हैं? तो आप कहोगे सर होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी थी, प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, इसलिए उसकी याद में हम क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। होलिका जल गई थी उस दिन। होलिका की सगाई हो रखी थी। होलिका के जो मंगेतर थे उनका नाम था इलोजी। क्या नाम था? होलिका तो मर गई, फिर खाली किसकी बारात निकाली जाती है? किसकी बारात निकलती है? इलोजी। तो इलोजी की बारात कहां निकाली जाती है? इलोजी कौन थे? होलिका के मंगेतर। कौन थे? होलिका के। उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ आपका? बादशाह की सर। कहते हैं बादशाह अकबर ने, अकबर के वित्त मंत्री थे, उनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल को एक दिन के लिए बादशाह घोषित कर दिया था। एक दिन के लिए क्या घोषित कर दिया? तो उन बादशाह की सवारी निकल जाती है ब्यावर में। कहां निकलती है? और उस दिन बादशाह कौन बना होता है? टोडरमल। कौन बना होता है? तो बादशाह की सवारी किस कहां पर निकलती है? बादशाह कौन बनता है? इलोजी की बारात कहां पे? और ये आपके बादशाह की सवारी कहां पर? कोटा में अपने एक जगह पड़ती है सांगोद। कौन सी जगह? सांगोद कहां पड़ता है? कोटा। यहाँ भगवान की झांकियां निकलती है। अलग अलग प्रकार के भगवान के रूप बनाए जाते हैं, उनकी झांकियां निकलती है। उन झांकियों को बोलते हैं नाण। क्या बोलते हैं? तो नाण वास्तव में क्या है? भगवान की झांकियां। क्या है? भगवान की झांकी। कहां निकाली जाती है? कोटा। कोटा में भी कहां? सांगोद। कहां निकाली जाती है? सांगोद। तो कोई पूछेगा नाहन कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद। कहां का प्रसिद्ध है? सांगोद। सांगोद कहां है? कोटा के अंदर। जयपुर के अंदर एक नाटक किया जाता है। इस नाटक में व्यक्ति की लाइफ साइकिल बताई जाती है। व्यक्ति का जो जीवन चक्र है वो समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? जीवन चक्र। तो उसके अंदर ये समझाते हैं भाई, एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है तो उसकी शादी होती है, फिर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो तीन कैरेक्टर दिखाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी क्या हो रही है? मृत्यु। एक यंग है जिसकी क्या हो रही है? शादी। एक बच्चा है जिसका क्या हो रहा है? जन्म। तो तीन चीजें, जन्म, परण। परण का मतलब शादी। परण का मतलब शादी। तो जन्म होता हुआ, शादी होती हुई, मरना, पूरा लाइफ साइकिल दिखाते हैं। ऐसा नाटक कहां पर किया जाता है? जयपुर। इसलिए जयपुर में क्या हो गया? जन्म, परण, मरण का त्योहार। किसका त्योहार हो गया? तो बताओ, कोड़ा मार होली कहां पर होती है? लठ मार होली कहां होती है? पत्थर मार होली कहां होती है? इलोजी की बारात कहां निकल? बादशाह की सवारी कहां होती है? उसमें बादशाह कौन बनता है? भगवान की झांकियों क्या कहते हैं? वो नाहन कहां होते हैं? सांगोद कहां पे? और जन्म, परण, मरण का त्योहार कहां होता है? चलो, मैं वापस आता हूं। कोड़ा मार होली कहां होती है? बिनाई कहां पड़ता है? एक दिन मैंने आपको बात बताई थी कि छप्पनिया काल पड़ा था। कब पड़ा था छप्पनिया काल? 1899। कब पड़ा था? आगे आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तब पढ़ोगे। 1899 में भारत में गवर्नर जनरल आया था कर्जन। कौन आया था? उसी साल आपने पढ़ा था अकाल। उसी साल क्या आया था? कर्जन। उसी साल फैल गई थी प्लेग। क्या फैल गई थी? उस साल पड़ा हुआ अकाल, उसी साल फैल गई प्लेग, उसी साल कौन आया? कर्जन। इसलिए हमने बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? कि भारत का कैसा दुर्भाग्य है, बोलो, कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ आ गए। अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों कौन से साल आए? कर्जन बापड़ा भला आदमी था। कर्जन ने जब छप्पनिया काल में देखा कि लोग यहाँ पे मर रहे हैं काल के अंदर, लोगों के पास अनाज नहीं, तो उसने एक समस्या और देखी कि जब अनाज नहीं है तो अनाज कहीं से बाहर से खरीदना पड़ेगा। भाई खेत में तो हुआ नहीं, खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे। और पैसे किसानों के पास नहीं है, तो किसान क्या करेंगे? किसी से उधार लेंगे। तो उधार के लिए क्या देना पड़ेगा? ब्याज। और जो उधार देते हैं ब्याज की रेट बहुत। और उसको लगा गया, अरे यार ये तो बहुत गलत बात है। और उसने कहा भाई आज के बाद यदि अकाल पड़ गया तो किसान को ज्यादा ब्याज पर उधार लेने की आवश्यकता, तो साहब क्या करोगे? कि सरकार देगी, सरकार उधार दे देगी और उसका ब्याज क्या लेगी? कम। इसलिए कर्जन ने खोली सहकारी समितियां। क्या खोली थी? अपने गांव में भी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने सारे वहां से लोन लेते हैं, है ना। और ज्यादातर मामलों में ये होता है कि सोसाइटी से जो पैसे उठाते हैं वो सरकार माफी कर देती है ना। तो उल्टा लोग तो वेट और करते रहते हैं कि नहीं जमा कराने, नहीं जमा कराने। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में क्या कर देगी? केसीसी वगैरह लेते हैं ऐसी चीजें। तो ये सहकारी समितियां पहली बार किसी ने भारत में बनाई थी, तो बंदा था कर्जन। कौन था? 1904 में बनाई उसने। कब बनाई थी?
कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनी थी? 1904 में। किसने बनाई थी? पूरा एक्ट लेके आया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मैंने बताया था राजस्थान में अंग्रेजों का एक ही जगह राज था, अजमेर। तो अजमेर में सहकारी समिति बनाएंगे। अजमेर की सहकारी समिति बनी थी भिनाय। कहां बनी थी? तो राजस्थान की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां बनाएगी? कब बनाएगी? कब बनाएगी? 1900। ये 2010 के प्रीलिम्स का सवाल है कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहां स्थापित की गई थी। ये लिख लो और बॉक्स बंद कर लो अलग से, इस बहाने याद हो जाएगा। राजस्थान की पहली सहकारी समिति, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पहली सहकारी समिति, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ राजस्थान। बराबर लिखो भिनाय, कोष्टक में लिख लो 1904। भिनाय कहां पड़ता है? कब स्थापित की गई? कहां पे की गई? भिनाय। क्या की गई? पहली सहकारी समिति। वापस बता दो, कोड़ा मारोली कहां पर? लठ मारोली, पत्थर मारोली, एलोजी की बारात, बादशाह की सवारी, नान, जन्म प्रण मरण का त्योहार। बस फाल्गुन में 3 ही त्योहार है, महाशिवरात्रि, फुलेरा, दूज, होली। कौन कौन से बताओ? महाशिवरात्रि, फुलेरा। माघ में कितने थे? 6। 3 कृष्ण पक्ष में, 3 शुक्ल। कृष्ण के 3 कौन कौन से आपके? तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस। गुप्त नवरात्रि, बसंत पंचमी, बेणेश्वर मेला। फाल्गुन के 3 कौन कौन से? महाशिवरात्रि, फुलेरा, दूज और होली। अब महीना कौन सा आ जाएगा? चैत्र। हाँ हाँ, बाद वाले महीने। चैत्र। चैत्र में पहले कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। लिखो एकम। होली के जस्ट अगले दिन होती है दुलंडी, रंग वंग खेलते हैं अपने। ये तो याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखो तो ठीक। लिख लो बस दुलंडी। अष्टमी को होती है शीतला अष्टमी। अष्टमी क्या होती है? शीतला। अष्टमी क्या होती है? शीतला। कृष्ण पक्ष के एकम को तो क्या होती है? दुलंडी। अष्टमी को क्या होती है? शीतला। शीतला अष्टमी का मेला होता है अपने, है ना, जयपुर में जगह अपने चाकसू। कौन सी जगह? चाकसू कहां पड़ता है? आगे हम जब माता जी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि शीतला माता का वाहन है गधा। क्या है? इसलिए गधों की खरीद बिक्री होती है यहाँ पे। इसलिए किसका मेला? गधों का मेला, डंकी फेयर होता है। कोई पूछेगा शीतलाष्टमी को गधों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या आयोजित किया जाता है? पुराने टाइम में लोग इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से आते, तो लोग बैलगाड़ियां लेके आते। क्या लेके आते? इसलिए इस मेले को बोलते हैं बैलगाड़ी मेला। अब तो मेला भी था, कोई गधों का मेला लगता नहीं यहाँ पे। बैलगाड़ियां लेके भी कौन है? अब तो स्कॉर्पियो मेला कर देना चाहिए, बुलक कार्ट फेयर, बैलगाड़ी मेला। तो इस मेले को क्या क्या कहा जाता है बताओ देखे? गधों का मेला और बैलगाड़ी। कौन से मेले को? चाकसू। चाकसू में मेला कब होता है? शीतलाष्टमी। कब होता है? शीतलाष्टमी। एकम को क्या होती है आपके? दुलंडी। अष्टमी को क्या होती है? शीतलाष्टमी। मेला कहां पर लगता है? चाकसू। कौन सा मेला होता है? गधों का मेला, या गधों का मेला, या क्या कहते हैं इसको? बैलगाड़ी मेला। और मैं बताऊं, अपने पश्चिमी राजस्थान में मनाते हैं सप्तमी। क्या मनाते हैं अपने? अपने अष्टमी नहीं होती, अपने तो बोलते हैं हील हाथम। हील हाथम। शील मतलब ठंडा, शीतल मतलब ही क्या है? ठंडा। पर चूंकि मेला कहां पर बढ़ता है? चाकसू। चाकसू कहां पर है? जयपुर। और चाकसू में मेला कब होता है? अष्टमी। इसलिए त्योहारों में हम क्या पढ़ते हैं? अष्टमी। आगे लिखो, इसके बाद लिखो एकादशी। मैं आगे जब राजा महाराजा पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगा। अपने यहाँ राजा महाराजाओं के टाइम में होते थे जोहर। क्या होते? रानियां जोहर किया करती। और सबसे अधिक जोहर हुए अपने चित्तौड़ में। कहां पर हुए? इसलिए चित्तौड़ में कौन सा मेला होता है?
जौहर मेला। होली के 11 दिन बाद चित्तौड़ में कौन सा मेला होता है? जौहर। एकम को क्या आ जाती है? धुलंडी। अष्टमी क्या आ जाती है? शीतलाष्टमी। एकादशी क्या आ जाता है? जौहर। बस शुक्ल पक्ष आ जाओ। शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के एकम चैत्र शुक्ल एकम को क्या होता है? नववर्ष। लिख लो न्यू ईयर। बसंत ऋतु होती है, नवरात्रि शुरू होते हैं, तो क्या बोलेंगे इनको? बसंत नवरात्र। क्या बोलेंगे? आश्विन वाले नवरात्र कौन से होते हैं? शरद। और ये वाले कौन से होते? बसंत। बसंत नवरात्र स्टार्ट्स। कौन से नवरात्रे आते हैं? बसंत। बसंत नवरात्र स्टार्ट्स। एकम को क्या शुरू हो जाता है आपका? नववर्ष। कौन से नवरात्रे? बस। फिर बताओ चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है? गणगौर। क्या होता है? गण का मतलब शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। महाशिवरात्रि को शिव पार्वती की शादी हुई थी। गणगौर को पार्वती जी पहली बार अपने ससुराल गए, मुकलावा, गोना। गोना बोलते हो? गोना। तो गोना या मुकलावा हुआ था उनका। गणगौर मिले थे स्थित, तो गणगौर। सबसे अच्छी तीज कहां मनाई जाती है? छोटी तीज, बड़ी तीज, दशहरा। वैसे गणगौर सबसे अच्छी जयपुर और उदयपुर। लिखो, जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। जमस्टोड उदयपुर रहता था, तो अपनी बुक में कहां की गणगौर का वर्णन करेगा? उदयपुर। देख लो, जमस्टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। जमस्टोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। जमस्टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। जमस्टोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। कहां की गणगौर का वर्णन किया था? सबसे अधिक लोकगीत यदि किसी एक त्योहार पर गाए जाते हैं तो वो कौन सा है? सबसे अधिक लोकगीतों वाला त्योहार कौन सा है? देखो, यह है सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। यह सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। किसका त्योहार है? सबसे अधिक लोकगीतों का त्योहार। अच्छा, नॉर्मली जो गणगौर के व्रत होते हैं, कोई भी जो व्रत होता है, तो लड़कियों के ज्यादातर व्रत में ये माने जाते हैं कि भाई पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, अच्छे पति की कामना के लिए। यहाँ वालों में लड़कियों ने थोड़ा बड़ा दिल दिखाया। लड़कियों ने कहा हमें अच्छा पति मिले और भाई को अच्छी पत्नी, क्योंकि लड़कियां जानती है कि भाइयों लिचड़ बड़ा कूट कूट के भरा हुआ है, कोई लखन इनमें, तो व्रत के माध्यम से इनको अच्छी पत्नी मिल सकती। तो राई सी बोझाई दे, कान कंवर सो बीरो दे। तो किसके लिए कामना करती है? अच्छे पति और अच्छी भाभी। देखो, लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट और गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। लड़कियां अच्छे पति तथा अच्छी भाभी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। सारे व्रत लड़कियां करती है। लड़कियों का सिंगल टारगेट है और कोई काम उनके नहीं। केवल किसकी कामना है? अच्छे पति की कामना के लिए। हाँ, शादी के बाद किया जाता है, क्यों पहले भी रखते हैं? तू नहीं रख रही, बात दूसरी है, रखते तो है। हाँ, शादी के नहीं, पति की लंबी उम्र की कामना की, दोनों चीजें है ना। अच्छा पति मिला, लंबी उम्र रहे। है नहीं, नहीं मिलते। व्रत करने से भी अच्छे पति, पर ये लड़कियों को अभी तक समझ नहीं आई बात। उनको समझ जाना चाहिए कि ऐसा करने से कुछ भी होगा
नहीं, पर लड़कियां समझ नहीं रही है, तब तक क्या कर रही है? देखो इनके लॉजिक थे। व्रत है ना सारे के सारे, हम कहते हैं भाई सारे व्रत महिलाएं करती है ना, और ज्यादातर व्रत यह है कि लंबी उम्र की कामना के लिए, क्योंकि पहले युद्धकालीन समाज था। कैसा समाज था? युद्ध करने पुरुष जाते थे कि महिलाएं? किसकी लंबी उम्र की कामना की जाए? स्वभावतः बात है। तो बहन का व्रत कि भाई की लंबी उम्र की कामना, मम्मी का व्रत कि पुत्र की लंबी उम्र की कामना, पत्नी का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना, क्योंकि उनके मरने के चांसेस ज्यादा थे। युद्ध के अंदर मर जाएंगे, युद्ध में मर जाएंगे तो फिर हर कोई हाथ जोड़ेगा। मैं हमेशा सोचता हूं कि यार किसी टाइम में, क्योंकि पुरुष ही बाहर रहते, इसलिए सब महिलाओं को चिंता रहती कि भाई पुरुष राजी खुशी आ जाना चाहिए वापस, वो भले बेटे के रूप में, वो भले भाई के रूप में, वो भले पति के रूप में। आज दोनों बाहर रहते हैं, लड़कियां भी बाहर है, लड़के बाहर। 7 बजे क्लास की छुट्टी होती है इसी शाम को, या मान लो आपके बैच की 1 बजे होती है। मैं कहूं यदि कोई बच्ची 1:30 बजे तक, 1:45 बजे तक, जो उसका टाइम होता है जाने का, तब तक पीजी ना पहुंचे, 15 मिनट लेट हो जाए तो कोचिंग में फोन आ जाते हैं। यदि उसका फोन बंद है और यदि ऐसा हो गया तो फोन आते हैं, कितने बजे बैच छूटा था, अभी तक पीजी नहीं पहुंची, आपने एक्स्ट्रा रोका था क्या, क्या कोई दिक्कत हो गई थी क्या, बस नहीं गई थी क्या, ऑटो नहीं आया था क्या, आपकी गार्ड बाहर क्या कर रहे थे। 10 फोन आते हैं घर वालों को। मैं कहता हूं लड़का रात के 12 बजे तक नहीं जाना तो घर वालों के फोन नहीं आते। अब तुम्हारी चिंता ज्यादा है, अब मम्मी तुम्हारे लिए व्रत कर रही है। इसलिए हर समाज देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, उस समाज के अंदर यही था। फिर और बताऊं, आज भी महिलाओं की आयु पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, तो जो कम जिएगा उसकी लंबी उम्र की कामना करो। महिलाएं पहले ही ज्यादा जी रही है। पहले गांव में अभी तक यूं लोकल भाषा में कहते हैं कि बाई ने तो गोई रोई को नहीं खा। गोयरा, गोयरा समझे? सांप, सांप, सांप का एक प्रजाति होती है गोयरा, लेकिन बाई ने तो गोई, इसका एकमात्र मतलब है कि बाई घर से बाहर जाती नहीं। गोयरा किसको खाएगा? जो घर के, जो बाहर रहेगा, रात बिरात इधर उधर, भाई खेत में जाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है, उसको गोयरा खाएगा। भाई घर से बाहर नहीं जा रही तो भाई को गोयरा। इसलिए महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से लगभग 5 साल ज्यादा है। कितने साल ज्यादा है? इसलिए लड़कियों, तुम जल्दी मरती, पुरुष जो होता है वो जल्दी मरता है। इसलिए पुरुष के लंबी उम्र की कामनाएं। आई बात समझ में? तो इसमें यूं वो ऑफेंसिव नहीं होना कि लो सारे व्रत हमें ही क्यों करने पड़ रहे हैं, इसलिए थे। वो समाज वैसा था, इसलिए समाज में वैसे व्रत बने, हम उन परंपराओं को कंटिन्यू कर गए। पर धीरे धीरे वो परंपराएं कम ही हो गई। पहले व्रत ज्यादा थे, आजकल व्रत क्या हो गए, अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अच्छा और सुनो, देखो गण गौर का मतलब हो गया, जैसे मैंने बताया था तीज का मतलब मां पार्वती, गण और गौर का मतलब हो गया शिव और पार्वती। तो शिव पार्वती की सवारी निकालते, तो जब सवारी निकालते तो पार्वती जी को सोना पहनाते हैं, गहना पहनाते हैं, पार्वती जी की मूर्ति खूब सारा। राजा महाराजाओं के टाइम में आस पड़ोस की जो राजा महाराजा हुआ करते, वो इस बात का वेट करते कि अपने गणगौर लूट लेंगे। क्या लूट लेंगे? मैं कहता हूं आज भी गांव के अंदर है ना, कोई अपने में से जाके कहे कि मैं जयपुर रहता हूं, मेरी शानदार चलती है, वहां मैंने ये कर दिया, मेरे नाम से लोग डरते हैं, फलान करते हैं, ढिंगड़ करते हैं। तो दादाजी की उम्र के लोग आज भी कहते हैं चुप रह रहे, कौन सी गणगौर लूट ली तुम लोगों ने? क्या लूट ली? तो उस समय लगता था कि सबसे बड़ा काम कोई है तो क्या लूटना है भाई, राजा की सवारी निकल रही है गणगौर की, उसमें जाके लूटपाट करके हो तो बहादुरी है। जो छोटे मोटे किसी की थप्पड़ मार के रुपए छीन ली उसको बहादुरी नहीं कहते। तो कहते हैं एक बार जैसलमेर में सवारी निकल रही थी, क्या निकल रही थी, और बीकानेर वालों ने सोचा कि इस बार इनकी गणगौर लूटते हैं। गणगौर लूटने का मतलब था पार्वती जी की मूर्ति उठा के ले जाएंगे, पार्वती जी की मूर्ति लेके जाएंगे तो उसके साथ क्या मिल जाएगा? सोना। बीकानेर वालों ने अटैक किया, लूट के भी ले गए, पर उनकी मूर्ति आता है शिव जी की। किसके आता है? शिव जी ने कहा मुझे ले चलो तुम, उल्टा मेरा खर्चा है। तो बाद में जैसलमेर में अब तृतीया को सवारी निकलनी हो गई बंद, क्योंकि तृतीया को तो वो लूट ही हो गई थी, इसलिए जैसलमेर में सवारी निकली चतुर्थी को। कब निकली? शिव जी को तो ले गए तो पीछे कौन बचे? गण को ले गए तो पीछे कौन बची? गौर। तो यहाँ खाली गौर की सवारी निकलती है, गौर को अपने कह देते हैं गवर। क्या कह देते हैं? तो जैसलमेर में कब सवारी निकलती है और केवल किसकी? इसी में लिख लो, तो चतुर्थी को ऑन चतुर्थी, चतुर्थी को ऑन चतुर्थी जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है। ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है। ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर।
जैसलमेर में केवल गवर की ओनली गवर प्रोसेसन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। क्यों नहीं लिखा? ओनली गवर प्रोसेसन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। ओनली गवर प्रोसेसन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। तो जैसलमेर में सवारी कब निकलती है? चतुर्थी। और केवल कौन होती है उसमें? पंचमी को अपने नाथ द्वारा में वहां भगवान कृष्ण के जो मंदिर है वहां पे गुलाबी रंग की चुनरी चढ़ाते हैं। किस रंग की चुनरी चढ़ाते हैं? इसलिए बोलते हैं, या तो कहते हैं गुलाबी गणगौर या कहते हैं चुनरी गणगौर। क्या बोलते हैं? गुलाबी गणगौर या चुनरी। लिख लो। और स्टार लगाना इसके 2016 के प्रीलिम्स का सवाल है। गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है? कहां मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? हाँ, गणगौर। शिव जी को ईश्वर बोलते हैं। गण, गण का मतलब है शिव जी। शिव जी को बोलते हैं ईश्वर। गौर, गौर का मतलब है पार्वती। गौर को हमने हिंदी में बोल दिया गवर। समझ में आ गई बात? क्या लिखा? नाथ द्वारा में क्या होती है? गुलाबी गणगौर, या क्या बोलते हैं उसको? चुनरी गणगौर। कहां पे निकाली जाती है? कब निकाली जाती है? पंच। कब निकाली जाती है? पंच। अब देखो नवरात्रि चल रहे हैं, मैंने बताया था नवरात्रि में हमेशा अष्टमी महत्वपूर्ण होती है। अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? इसलिए होती है अशोक अष्टमी। नवमी को राम जी का बर्थडे होता है। राम जी का बर्थडे होता है तो क्या हो गया? राम जी के बर्थडे के पास उनके सबसे बड़े भक्त का बर्थडे आ जाता है। राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन? हनुमान जी। पूर्णिमा को होता है हनुमान जयंती। अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए क्या हो गई? अशोक अष्टमी। राम जी का बर्थडे है इसलिए क्या हो गया? हनुमान जी का बर्थडे है इसलिए हनुमान जयंती कब आती है? पूर्णिमा को। घरों में वैसे ही पूर्णिमा को प्रसाद चढ़ाते ही हैं। मेले होते हैं भाई अपने, जहां जहां हनुमान जी के बड़े बड़े मंदिर है वहां पर क्या हो जाएंगे? मेले। चूरू में एक जगह पड़ती है सालासर। कौन जगह पड़ती है? दौसा में एक जगह पड़ती है मेहंदीपुर। मेहंदीपुर बालाजी है, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी बोलते हैं। अच्छा और देखो, अपने राजस्थान वाले बालाजी बोलते हैं हनुमान जी को। किसको बोलते हैं? साउथ इंडिया वाले बोलते हैं विष्णु भगवान को। तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी वो हनुमान जी का मंदिर नहीं है, विष्णु भगवान का है। किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का। हाँ, हनुमान जी अमर है, एक ही बात है, कोई लोड नहीं लेना। महान लोगों की जयंतियां होती है। हनुमान जयंती कहां कहां पर होती है बताओ? सालासर चूरू और मेहंदीपुर दौसा। सालासर कहां पर है? मेहंदीपुर कहां पर है? दौसा। है ना? तो साउथ इंडिया वाले बालाजी किसको बोलते हैं? देखो मैं और बताऊं, एक वर्ड है तिरु। तिरु का मतलब होता है श्री। तिरु का मतलब क्या होता है? इसलिए अपने यहां पर नाम होता है श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़। साउथ इंडिया में नाम होता है तिरुअनंतपुरम, है ना? तिरुचिरापल्ली, तो वहां तिरुचिरापल्ली, वहां पर तिरुअनंतपुरम, तो वो श्री है, तो होना चाहिए श्री अनंतपुरम। लेकिन वो बोलते हैं इसको तिरुवनंतपुरम। तो तिरु का मतलब वहां क्या होता है? या अपने किसी का नाम बोलते हैं भाई श्री अशोक गहलोत, वहां पर नाम है तिरुवल्लवर। तिरुवल्लवर है ना? तिरुवल्लवर वहां के एक संत हुए। तिरु का मतलब क्या है? श्री। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। श्री का मतलब क्या होता है? अब बोलो तिरुपति। तिरु का मतलब लक्ष्मी, पति, पति विष्णु, तिरुपति बालाजी। इसलिए वहां पर एक फास्ट बॉलर था लक्ष्मीपति बालाजी।
फर्स्ट बॉलर था एक साउथ इंडिया का, लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मी की पति कौन? विष्णु। तो वो बालाजी किसको बोलते हैं? तो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी वो अपने हनुमान जी का, वो किसका है? किसका मंदिर है? अपने इधर अपने बालाजी किसको बोलते हैं? हनुमान। तो अपने कहते हैं सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। तो सालासर बालाजी कहां पर है और मेहंदीपुर बालाजी का है? तो चैत्र के महीने में होली के अगले दिन रंग खेलते हैं, क्या हो जाती है? धुलंडी। 8 दिन बाद में क्या जाता है? शीतलाष्टमी। क्या जाता है? बाछोड़ा। ठंडा भोजन करते हैं, शीतल भोजन करते हैं। मेला कहां पर होता है? चाकसू। मेले को क्या क्या बोलते हैं? गधों का मेला। और बाद में एकादशी को चित्तौड़ में क्या जाता है? जौहर में। एकम से क्या शुरू हो जाता है? नया साल। कौन से नवरात्रि? बसंत नवरात्रि। और बात तृतीया क्या जाती है आपकी? गणगौर। सबसे अच्छी कहां पर? जयपुर, उदयपुर। जमस्टोड किसका वर्णन करता है? उदयपुर। सबसे अधिक क्या गाए जाते हैं? लोकगीत। जैसलमेर में क्या होती है? केवल गवर। और वो कब होती है? चतुर्थी को। और आपके पंचमी को नाथद्वारा में क्या होती है? गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर। अष्टमी को क्या होती है? अशोक अष्टमी। नवमी को रामनवमी। और पूर्णिमा को हनुमान। अब लिखो। अब गणगौर निकल गई ना, अब त्योहार नहीं आएंगे। तीज त्योहार बावड़ीन लेडू भी, ये त्योहार नहीं, एक राम जी का जन्म हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ, ये किसी प्रकार के त्योहार है? अब आगे आओ, देखो वैशाख। हाँ, तो बता देना घर में जाके। लिखो। वैशाख की तृतीया क्या आती है? डिंगा घोष। क्या आती है? डिंगा। सुनना देखो, चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया क्या आती है अपनी? गणगौर। मेवाड़ में एक राणा हुए, उनका नाम था राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह की कोई एक रानी गणगौर के टाइम में राज सिंह जी से नाराज हो गई, और नाराज थी तो उसने गणगौर मनाई नहीं। वही उसने कहा मैं बॉयकॉट करती हूँ गणगौर का, राजा ने मुझे नहीं मनाया तो मैं क्या नहीं मनाऊंगी? गणगौर। गणगौर निकलने के 3-4 दिन बाद राजा रानी में समझौता हुआ। तो रानी ने राजा को कहा कि देखो 4 दिन पहले मना लेते तो मेरी क्या नहीं निकलती? गणगौर। पूरा मेवाड़ गणगौर मना रहा था, पूरा भारत गणगौर मना रहा था, और मैंने गणगौर। राजा ने कहा सॉरी गलती हो गई। और गणगौर तो तीज को आती है ना? ने कहा हाँ चैत वाली तीज को आती है। अरे कहा इसमें तीज तो हर महीने में 2 आती है, हर 15 दिन में तीज आ जाती है। तो अभी चैत वाली निकल गई, अब बैसाख वाली 15 दिन बाद में कृष्ण पक्ष की तीज आएगी, तो अब मना ले। उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मतलब पूरे सारे लोग तो मनाए चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और मैं अकेली खड़ी होके कहूं कि वैसाख की कृष्ण पक्ष की तृतीया क्या मनाऊंगी? गणगौर। राज सिंह जी को बात लगी, राज सिंह जी ने अकेले नहीं मनाएगी, सारे दोबारा मनाएंगे। और राज सिंह जी ने आगे घोषणा की कि सारे दोबारा एक बार क्या मनाएंगे? तीज को, गणगौर। लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी होती, गणगौर तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, 12 महीने बाद आएगा। राज सिंह जी ने कहा ना, मैं कह रहा हूं दोबारा मनाएंगे। तो मेवाड़ में दोबारा गणगौर मनाई गई, जबरदस्ती गणगौर मनाई गई। जबरदस्ती को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं दिंगाणो। क्या बोलते हैं? दिंगाना गौर है, इसलिए नाम पड़ा धिंगा गवर। क्या नाम पड़ा? तो गणगौर के 15 दिन बाद जबरदस्ती गौर है, इसलिए नाम क्या पड़ा? धिंगा। वो रानी जोधपुर की थी, इसलिए मेला काम पॉपुलर हुआ। आई बात समझे? कृष्ण पक्ष में एक ही है, यदि ये धिंगाणा नहीं करते तो कृष्ण पक्ष पूरा खाली होता। तो गणगौर के 15 दिन बाद में क्या आती है? धिंगा गौर। क्या आती है? धिंगा। अब आ जाओ शुक्ल। वापस तृतीया, अक्षय तृतीया। क्या होती है? अक्षय। मैं कल ही आपको बता रहा था, अक्षय मतलब पूरा, अपनी भाषा में बोलते हैं इसको आखा। तृतीया क्या कर देंगे? तीज। बिना पंडित जी से पूछे शादी ब्याह करो। तो इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? अखा तीज। क्या क्या बोलते हैं? गणगौर के 15 दिन बाद धिंगागौर,
धिंगागोर के 15 दिन बाद आखाती, गणगौर के 15 दिन बाद धिंगागोर, धिंगागोर के 15 दिन बाद बीकानेर का स्थापना दिवस है। बीकानेर की स्थापना भी थी, लिखो बीकानेर का स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे ऑफ बीकानेर, बीकानेर का स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे ऑफ बीकानेर, बीकानेर का स्थापना दिवस। तो कहते हैं बीकानेर की स्थापना करने वाला था बिक्का। किसने की थी? बिक्का ने नगर बचाया, नगर को बोलते हैं नेर, बिक्का ने नेर बचाया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? तो बीकानेर ने खुशी में पतंगे उड़ाई उस दिन, उसने पतंग उड़ाई, इसलिए आज भी रिवाज है कि इस दिन बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? देख लो, इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे, इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे, इस दिन बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? पतंग। पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। अब शादियों का सावा है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो, इसलिए हम गांव में नाने नाने टाबरों को प्रणा देते हैं। तो सबसे अधिक बाल विवाह यदि किसी दिन होते हैं तो कब होते हैं? लिख लो, सर्वाधिक बाल विवाह, मैक्सिमम चाइल्ड मैरिज। अखबार भरा रहता है अगले दिन, बलम छोटो सौर बालिका वधु, सर्वाधिक बाल विवाह। तो सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो गणगौर के 15 दिन बाद क्या आती है? धिंगागौर, धिंगागौर के 15 दिन बाद, अब लिखो पूर्णिमा। भगवान बुद्ध पैदा हुए, भगवान बुद्ध पैदा हुए इसलिए क्या बोलते हैं? बुद्ध। वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध घर छोड़ के गए, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। इसलिए बौद्धों का एक ही त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे। किसके नीचे भी? इसलिए बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। तो बौद्ध तो इसलिए पीपल पूर्णिमा मान लेते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि भाई पीपल का पेड़ सबसे अच्छा पेड़ माना जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता के अंदर कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझे पेड़ समझते हो तो मैं किसका पेड़ हूं? पीपल का पेड़ हूं। तो पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा माना जाता है? इसलिए वैशाख के महीने में लड़कियां सुबह सुबह जल्दी उठती है, पीपल के पेड़ में पानी डालती है, कहते पीपल सिंचा। क्या सिंचते हैं? लक्ष्य से एक, कि जिस प्रकार सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा होता है? पीपल। वैसे हम सबको क्या मिले? सर्वश्रेष्ठ। पर लड़कियों अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि आगे पीपल नहीं है, आंकड़े हैं। आंकड़ा आंकड़ा समझते हो? चलो मेले लिखो, वैशाख पूर्णिमा खूब सारे मेले होते हैं।
खूब सारे मेले होते हैं ना। कार्तिक पूर्णिमा के मेले ज्यादा होते हैं, एक वैशाख पूर्णिमा के मेले ज्यादा होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा देखो हमने कोलायत में, पुष्कर में, चंद्रभागा, है ना, रामेश्वरम। वैसे ही आपके बाणगंगा मेला कहां पर होता है? विराट। मैंने दिन कहानी बताई थी आपको कि अर्जुन बाण मार के गंगा निकाल देता है, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा? तो बाणगंगा मेला कहाँ होता है? विराटनगर। विराटनगर कहाँ पड़ता है? जयपुर। मातृकुंडिया मेला मेरा बताया हुआ आपको, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, चित्तौड़गढ़। फिर एक कौन सा पड़ा हमने? नक्की झील। आप जानते हो नक्की झील माउंट आबू में, नक्की झील मेला कहाँ होता है? एक मेला होता है गौतमेश्वर। कौन सा है? ये होता है अरनोद। अरनोद प्रताप, प्रतापगढ़। अरनोद कहाँ पे? प्रताप। आगे हम जनजातियां पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, जनजातियों का मेला एक। लास्ट मेला कौन सा लिखा है? गोमती सागर। गोमती सागर कहाँ पे होता है? हमने झालरापाटन का एक मेला पढ़ा था, चंद्रभागा। क्या पढ़ा था? ये मेला कौन सा पढ़ रहे हैं? गोमती सागर। चंद्रभागा कैसा मेला था? पशु मेला। कौन सी नस्ल के पशु आते? सेम, ये भी पशु मेला है। कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? मालवी। देख लो, यह एक पशु मेला है, गोमती सागर के नीचे लिखो। यह एक पशु मेला है, इट इज ए कैटल फेयर। यह एक पशु मेला है, इट इज ए कैटल फेयर। फर्स्ट टाइम लिखो, मालवी नस्ल, मालवी ब्रीड। कौन सी ब्रीड के पशु आते हैं? अब लिख लो भाई, जेठ का महीना। तो बस तीन ही है। गणगौर के 15 दिन बाद ढिंगागौर, ढिंगागौर के 15 दिन बाद आखाती, और वैशाख की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का सब कुछ है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा। अमावस्या। अच्छा, जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है कम पड़ती है? ज्यादा पड़ती है। तो गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हम बरसात की वेट करते हैं। तो बरसात कब आएगी? जब हम पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे। तो हमने इस दिन पेड़ पौधों की पूजा की। किसकी पूजा की? पेड़। तो वट वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वट वृक्ष अमावस्या। क्या बोलते हैं? एक अभी आपने नाम सुना हो तो सावित्री, है ना। सावित्री के पति थे सत्यवान। कौन थे? उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती शादी के थोड़े दिन बाद। यमराज सत्यवान की लाश को लेने के लिए आते हैं, और सावित्री यमराज को कहती है कि मैं मेरी पति की डेड बॉडी को ले जाने। तो यमराज से लड़ लेती है। तो यमराज उसको कहते हैं भाई ये तो मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि संसार का चक्र है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मरता है, और मरता है तो उसकी डेड बॉडी कौन लेके जाते हैं? यमराज। पर अब तू इतना ज्यादा कर रही है, तो उसकी जगह और कुछ मांग ले। तो पहले वैसे मांगती है कई देर तक वो, कि मेरे पिता को 100 गायें दे दो, मेरे ससुर को 100 गायें दे दो, मेरे पिता को 100 पुत्र दो, मेरे ससुर को 100 पुत्र दो। यमराज उसको सारे देते हैं। पर यमराज जैसे डेड बॉडी ले जाने लगते वापस रोने लग जाती। तो यमराज फाइनली कहते हैं अब मैं लेके जाऊंगा, तेरे पास एक वरदान हो रहा है, जो मांग रहा है वो मान ले, इसके बाद मैं तेरी बातें मानूंगा। और गुस्से में लास्ट है तेरे पास, जो मांगना वो मांग। और वो कहते हैं कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र दो। किसे 100 पुत्र दो? यमराज कहते तथास्तु, अब मैं लेके जाऊं। उसने कहा तो छोड़ो, सत्यवान से 100 पुत्र तभी होंगे जब सत्यवान यहाँ रहेगा। तो कोई यमराज के चंगुल से अपने पति को बचा के लेके आ गई थी, वो कौन थी? इसलिए आज दिन तक हम कहते हैं कोई पतिव्रता नारी होती है, हम कहते हैं वो क्या है? सती सावित्री। क्या कहते हैं? किसी की बुराइयां भी करते थे, हम कहते हैं वो कौन सी सती सावित्री, है ना। तो सावित्री वो महिला थी जो यमराज के चंगुल से किसको लेके आ गई थी। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति के प्राण बचा लिए थे, वैसे हमारे प्राण तब बचेंगे जब पेड़ पौधे बचेंगे। पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, इसलिए पेड़ पौधों को बचाना जरूरी है। इसलिए कौन सी अमावस्या है? वटवृक्ष। कौन सी अमावस्या है? शुक्ल पक्ष में दो। दसवीं लिखो। अब जब हमने पानी की कामना की कि भाई पेड़ पौधों पानी बरसाओ, तो धरती पे गंगा जी खुद ही आ गए। माँ गंगा इस दिन धरती पर आए थे। राजा भागीरथ तपस्या करते हैं, और राजा भागीरथ की तपस्या के बाद में धरती पर कौन आते हैं? गंगा जी। इसलिए गंगा जी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। तो गंगा जी धरती पर आए थे। कब आए गंगा जी धरती पर? तो ज्येष्ठ शुक्ल मेला लगता है कामा। कामा कहां पर है? भरत। पहले एक मेला और पढ़ा था हमने, ऋषि पंचमी का, भोजन थाली। और फिर धरती पर जब पानी पानी हो गया, तो हमने कहा एक दिन हम पानी पिएंगे नहीं, बिना पानी के रहेंगे, निर्जल रहेंगे। इसलिए क्या आती है? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, यदि मुझे सभी व्रतों में से कोई एक व्रत रखना पड़े तो मैं कौन सा रखूं? भगवान कृष्ण कहते हैं तुम निर्जला एकादशी रखो, इससे तुम्हें बाकी सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त होगा।
तो जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा, पानी की किल्लत, पेड़ पौधों की पूजा की तो क्या आ गई, वटवृक्ष अमावस्या। तो पानी पानी आ गया, कौन धरती पर आ गए, गंगा जी। तो क्या हो गई, गंगा दशमी। हमने पानी पिया ही नहीं तो बाद में क्या हो गई, निर्जला ग्यारस। 3 याद रह जाएंगे, वटवृक्ष अमावस्या, गंगा दशमी और निर्जला। निर्जला ग्यारस के दिन उदयपुर में पतंगे उड़ती है। कहां पतंगे उड़ती है, देख लो, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। गौतमेश्वर में भी टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। हो जाते हैं पुराने कोई शिवलिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं। स्वर जिनमें ये वहां किसकी पूजा है, शिवलिंग। चलो अगला महीना जाओ, आषाढ़। आषाढ़ का कृष्ण पक्ष खाली है भाई, कुछ ही नहीं। गणगौर के बाद त्योहार खत्म है। गणगौर के बाद त्योहार नहीं आएंगे। अब त्योहार तभी आएंगे जब वापस क्या आ जाएगी, तीज। और शुक्ल पक्ष से वो नवरात्रे शुरू हो जाते हैं जो किसी को बताने नहीं। बताने वाले नवरात्रे एक तो कब आते हैं, माघ, और एक कब आते हैं, आषाढ़। इसका मतलब नवरात्रे 4 बार आते हैं। 2 बार बताने वाले, 2 बार बताने वाले तो आते हैं आश्विन में और चैत्र में। नहीं बताने वाले कब कब आते हैं, माघ में और आषाढ़। नवरात्रे हैं तो नवरात्रों में नवमी आएगी। और ये जो नवमी होती है ये बहुत अच्छा सावा होता है। बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो, कोई पंडित जी से पूछने की आवश्यकता। जैसे फुलेरा दूज है, फुलेरा नक्षत्र होता है, वैसे ही भदला नवमी है। क्योंकि कौन सा नक्षत्र होता है, भदला। और भदला अच्छा नक्षत्र माना जाता है। इसलिए मुझे लगता है सबसे अधिक शादियां यदि किसी दिन होती है तो भदला नवमी हो। कब होती है, भदला नवमी। क्यों, क्योंकि 2 दिन बाद देवता सोने वाले होते हैं। तो लोगों को लगता है फिर 4 महीने की क्या लागू हो जाएगी, आचार संहिता। इसलिए जिस चीज को ब्याह करना है फटाफट कब कर लो, बदला। अभी 4 महीने ब्याह होंगे नहीं, फिर ब्याह तभी होंगे जब क्या आएगी, देव उठनी ग्यारस। क्या आएगी, इसलिए बदला नवमी वाले दिन यदि आप कभी सड़क पे जाओ कहीं पे तो चारों तरफ गाड़ियां घूम रही है जिनके पीछे दिल लगे हुए हैं, है ना। तीर लगा लगा के लिखा था राकेश संग प्रिया। फलानी मैरिज पार्टी, फलानी मैरिज पार्टी। तो एकम से कौन से नवरात्रे, गुप्त नवरात्र। कौन सा नक्षत्र की नवमी है, भदला। देवता सो जाते हैं तो कौन सी हो जाती है, तो देवता सोते कब है, आषाढ़ की एकादशी को। जागते कब है, कार्तिक को। फिर पूर्णिमा को आप मुझे विश कर सकते हो। टीचर्स डे होता है भाई अपना ये। गुरु वेदव्यास जी का बर्थडे होता है। किसका बर्थडे होता है, वेदव्यास जी का। इसलिए इसको बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं बताओ, देखिए। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। पूर्ण देखो 4। एकम को कौन से नवरात्रे, गुप्त। नवमी को भदड़ा, देवता सो गए तो देवसेन, टीचर्स डे आ गया तो। अब आषाढ़ के बाद कौन सा महीना होता है, श्रावण। श्रावण का कृष्ण पक्ष अपना खाली छोड़ा हुआ है। आओ लौट के बुद्धू घर को आए। कौन सा पक्ष खाली है अपना, सावन के महीने में हरा भरा ज्यादा रहता है सब तरफ। और जब हरा भरा ज्यादा रहता है तो बाद में सांप बिच्छू ज्यादा आते हैं। क्या ज्यादा आते हैं, इसलिए पंचमी को हमने मनाई नाग पंचमी। हालांकि आजकल तो कई लोग शुक्ल पक्ष में भी मना लेते हैं। आगे शुक्ल में नहीं, ये कृष्ण की है भाई। नाग की पूजा की हमने, नाग को कहा नाग खा मत जाना रे। लेकिन नाग हमारी बात मानता तो हमने नाग की सुपारी दे दी। नाग को खा जाता है नेवला। कौन खा जाता है, तो इसका मतलब नेवला को डर नहीं लगता, तो नीडर है वो। क्या है, इसलिए हम मनाते नीडरी नवमी। क्या मनाते हैं,
तो पंचमी को हमने सांप की पूजा की, सांप मत खाना, सांप खा जाता है, तो हमने सांप की सुपारी किसको दे दी? नेवले। नेवला नीड रहा है इसलिए क्या बोलते हैं? लिख लो, नेवले की पूजा की जाती है। मोंगूज इज वर्शिप्ड, नेवले की पूजा की जाती है, मोंगूज इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? और फिर सावन के महीने में सब हरा ही हरा होता है, तो क्या जाएगी? लिख लो अमावस्या, लास्ट लिख लो, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उधर तीज से तो अपने शुरू किए थे, उधर वाले तो लिख ही लिए। हरेले अमावस्या के दिन कौन सा बोर्ड बनाया गया था? उपरमाल पंच बोर्ड। कहां बनाया गया? बेरिसाल। किसके द्वारा? किसके अध्यक्षता में? कौन से साल में? मेवाड़ में बड़ा त्योहार होता है भाई, तो मेले लगते हैं। उदयपुर में एक झील है फतेह सागर, है क्या कोई ऐसी झील? तो वो फतेह सागर मेला होता है। कौन सा मेला होता है? फतेह सागर मेला कहाँ होता है? अच्छी झील है क्या भाई? है? एक नंबर झील है। अजमेर में दो पुराने पेड़ खड़े हैं, कल्प वृक्ष, क्या खड़े हैं? तो कल्प वृक्ष मेला होता है अजमेर में, एक जगह पड़ती है मंगलियावास। कौन सी जगह? मंगलियावास कहां पर है? गंगानगर में एक पुराना गुरुद्वारा बना हुआ है बुड्ढा सिंह जी के नाम पर, इसलिए उस जगह का नाम है बुड्ढा जोड़। कौन सी जगह? तो बुड्ढा जोड़ मेला कहां पर होगा? श्री गंगानगर। तो बताओ देखे दोबारा, फतेह सागर मेला कहां पर होता है? कल्प वृक्ष मेला कहां पर होता है? मंगलियावास कहां पर है? और बुड्ढा जोड़ मेला कहां होता है? कल पढ़ेंगे।